हेलो एवरीवन, दिस इज मृदुल तिवारी। और चेहरा तो आपने देख ही लिया। तो नीट के एग्जाम के बाद कई बार आप हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि कितने क्वेश्चंस माइंड में आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं, है ना, नीट के एग्जाम में। तो आज मैंने एक पेपर का बंदोबस्त कर लिया है ना, S4 पेपर है ये, अगर आप देख लो तो S4 वाला कोड का पेपर है ये। और ये मैंने एक बच्चे से ले लिया है और इसकी बायोलॉजी जो है वो हम पूरा माइंड मैप से मिलाएंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं। ठीक है, माइंड मैप के लिए मेरे पास ये 11th वाली बुक रखी हुई है माइंड मैप की। और क्लास 12th के जो माइंड मैप्स थे वो मैंने प्रिंट करा के बाइंडिंग करवा लिया है ना, ये क्लास 12th के माइंड मैप्स है ना। हाँ, इसको मैंने प्रिंट करा के बाइंड करवा लिया है ना। तो ये 11th और 12th के माइंड मैप्स हैं और इन्हीं के थ्रू हम देखेंगे कि अपने जो नीट के एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन हमारे माइंड मैप से डायरेक्टली पूछे गए। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। हर बार आप कहते हैं, मतलब 3 साल हो गया माइंड बने, है ना। तीनों सालों में आपने बोला है कि सर बना दीजिए, लेकिन एक्चुअली पता नहीं किसी रीजन से, या फिर थोड़ा आलसी भी हूँ मैं, तो इस वजह से नहीं बन पा रहा है। तो आज हम करेंगे, ठीक है, सारे माइंड मैप्स में देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम बताएंगे आपको। उससे आपको पता चल जाएगा कितने इफेक्टिव है माइंड मैप्स, है ना, रिवीजन के लिए। तो चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। मैं आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। और हम ये चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके माइंड मैप से सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पहले हम जूलॉजी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से 151 क्वेश्चन 1 से 50 तक अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले 51 से लेकर हम 200 तक करेंगे। ठीक है, 151 से 200 तक। ठीक है, तो पहले जूलॉजी का सेक्शन हम करेंगे, फिर हम आएंगे बॉटनी पे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, मैच द लिस्ट 1 with 2। दोनों लिस्ट को मैच करना है आपको। डाउन सिंड्रोम पूछा गया है, जो कि ट्राइसोमी ऑफ 21 से होता है। अल्फा थैलेसीमिया 16th क्रोमोसोम पे इसका जीन होता है। बीटा थैलेसीमिया का 11th क्रोमोसोम पे होता है। और क्लाइन फेटरल सिंड्रोम में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें आपको दे रखी है माइंड मैप में, है ना। आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का माइंड मैप खोलोगे तो यहाँ पे आपको देखो ये दे रखा है। डाउन सिंड्रोम में आपको बता रखा है ट्राइसोमी ऑफ 21, इसका नाम कैरेक्टर्स दे रखे हैं, क्या क्या दिखता है। क्लाइन फेटरस में आपको दिखा रखा है कि 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, दो चीज हो गई। थैलासीमिया में आपको देखो दे रखा है कि अल्फा थैलेसीमिया का जो जीन होता है, एचबीए जीन होता है, 16th क्रोमोसोम नंबर पे होता है ना, 16th क्रोमोसोम पे होता है। और बीटा थैलेसीमिया का एचबीबी जीन जो 11th क्रोमोसोम पे होता है। तो चारों चीजें देखो, ये बेसिकली चार क्वेश्चन है ना। 151 को आप कह सकते हो कि चार अलग अलग क्वेश्चन है और चारों आपको माइंड मैप में मिल रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि हम यहाँ पे काउंटिंग लिखते जाएंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जो कि हमें मिल गया। ठीक है, माइंड मैप से। 152 पे आ जाओ। एक्सोनिम, सीलिया एंड फ्लैजेला में क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रियम पाए जाते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम में। अब देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में है, ये अलग अलग जगह पे है, इस वजह से मैंने यहाँ पे फोटो नहीं रखी है। सैटेलाइट क्रोमोसोम मैंने आपको क्रोमोसोम के ऊपर दिखाया था, सैटेलाइट डीएनए के बारे में, है ना। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आपको देखने को मिलेगी ये भी। कार्टविल पैटर्न जो सेंट्रियोल का होता है, ये माइंड मैप पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक्सोनिम जो है ये सीलिया एंड फ्लैजेला को बनाता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कार्टविल पैटर्न वाला छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा आपको। और उसके हिसाब से भी आपका आंसर तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आ जाएगा आपका, है ना। क्रिस्टी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं। सैटेलाइट डीएनए क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन आप करो उससे बनता है ना। एक्सोनिम से सीलिया एंड फ्लैजेला बनता है और कार्टविल पैटर्न जो है सेंट्रियोल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि माइंड मैप से देखने को मिला। 153 क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन है। एफएसएच एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। तो एफएसएच जो है फीमेल्स में तो ओवेरियन फॉलिकल पे एक्ट करता है, सही बात है, लेकिन जो मेल होते हैं उनमें लेडिक सेल्स पे काम नहीं करता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है। अब ये मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये मेल है। मेल में हमने स्पर्मेटोगोनिया के बारे में यहाँ पे बताया, और यहाँ पे देखो एफएसएच जो है, यहाँ देखो लिखा हुआ है एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है, और उन्होंने क्या लिखा है, लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल्स पे एलएच काम करता है, एफएसएच नहीं। ठीक है, और कुछ फैक्टर्स को रिलीज कराता है जिसकी वजह से आगे चल के स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, तो एफएसएच सर्टोली सेल पे काम करता है, ना कि लेडिक सेल्स में, मेल पे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है ना, मतलब असर्शन गलत है। ग्रोइंग ओवेरियन follicles secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in male human being। तो ये भी है आपको उसमें मिल जाएगा, है ना। मेस्ट्रुअल साइकिल का जो सेक्शन है उसमें आपको प्रोलिफेटिव फेज में या फॉलिकुलर फेज में मैंने देखो लिखा है, फॉलिकल्स ग्रो सिक्रीट एस्ट्रोजन। फॉलिकल जब ग्रो करती हैं तो सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है ना। तो ग्रोइंग फॉलिकल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है, ये भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सारे यहाँ पे असर्शन भी आपको देखने को मिल रहा है और रीजन भी आपको देखने को मिल रहा है। और इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो एंड्रोजन सिक्रेट करती हैं, ये भी इसी चैप्टर में मैंने आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको तुरंत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, है ना। असर्शन गलत है लेकिन रीजन आपका सही है। चौथा क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग डायग्राम शोज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन ई कोलाई वेक्टर PBR 322, फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको माइंड मैप में
फिगर भी बना के दे रखा है पीबीआर 322 का। और देखो एक्स के जगह पे जहाँ पे पीवी यू सेकंड है, पीवीयू सेकंड पे आरओपी है, और मैंने आपको लिख के दिया है कि आरओपी मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, है ना, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन करना, है ना। तो इसका काम होता है रेप्लिकेशन करना प्लाज्मिड का। और दूसरा जो सेक्शन है जो एक्स दिखा रखा है, एक्स जो है वो ओराई है, ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये कॉपी नंबर डिसाइड करता है, ठीक है। और पढ़ते हैं फिर, जिन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट्स एंड वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। एक्स हमारा रिस्पॉन्सिबल है कॉपी नंबर के लिए, तो ये भी गलत है, एक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक है। एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, सही है, लिंक टू डीएनए, एंड वाई इज प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, ये भी सही है। ये थर्ड क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द जीन एक्स इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट माइंड मैप से कर सकते हो, ये चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 155, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ये बात सही है, और ये मैंने आपको माइंड मैप में बोल के बता रखी है। इसी वजह से मैं कभी कभी आपको बताऊं कि माइंड मैप देखो, आप सिर्फ माइंड मैप पढ़ने के बजाय वीडियो भी एक बार देख लिया करो, है ना। वीडियो में भी आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी जो कि मैंने बताया है, ठीक है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस हाइमेन का ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता वर्जिनिटी का, ये स्टेटमेंट पहला सही है। हाइमेन इज डॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, अब यहाँ पे ओनली ना लिखता तो आंसर हो सकता था, लेकिन ओनली यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हाइमन के बारे में क्या लिखा है, पार्शियली कवर्स वेजाइनल ओपनिंग, ये माइंड मैप का कौन सा पार्ट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट मैंने दिखा रखा है माइंड मैप का, ठीक है। पार्शियली कवर्स वेजाइनल ओपनिंग कैन गेट टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स सडन या फॉल या जॉट, ठीक है। तो पहले क्वार्टर्स के दौरान या फिर किसी भी तरह के झटके लगने की वजह से, है ना, कहीं गिर गया इंसान, कहीं पे हॉर्स राइडिंग करने की वजह से, है ना, इस सब की चीजों की वजह से ये भी फट सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। तो यहाँ पे चौथा आंसर सही होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। 156 देखो, विच इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हो गया, डीएनए से हम आरएनए बना रहे हैं, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस कर रहे हैं, है ना, यानी ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं टू द गिवन टेम्पलेट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको टेम्पलेट दे रखा है 3 कॉमा, है ना, 3 प्राइम टी ए सी ए टी जी जी, ये भी दे रखा है। इसको आपको बेसिकली चार ग्राफ रूल लगाना है, जो कि आपको ऑलरेडी माइंड मैप में दे रखा है, जहाँ पे एडनिन की जगह पे आपको थाइमिन डालना है और साइटोसिन की जगह पे ग्वानिन डालना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्योंकि थाइमिन जो होता है वो सिर्फ डीएनए में होता है ना, आरएनए में तो होता नहीं, लेकिन हम बना क्या रहे हैं, आरएनए। तो थाइमिन को हम रिप्लेस कर देते हैं, थाइमिन की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, यूरेसिल, ठीक है। तो ए की जगह पे यू, सी की जगह पे जी लगा दो, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम होता है, ये भी ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या होती है, 5 टू 3 प्राइम, ट्रांस रेप्लिकेशन की भी डायरेक्शन 5 टू 3 प्राइम होती है, ये भी आपको माइंड मैप में दे रखा है ऑलरेडी। तो ये छठवां क्वेश्चन है जो कि आपको माइंड मैप में दे रखा है, और ये भी आंसर इसका सेकंड सही होगा। 5 टू 3 प्राइम में आप देख लेना, आपको सिर्फ ए की जगह पे यू लगाना है, देखो टी है, टी की जगह पे ए लगाना है, ठीक है, ए की जगह पे यू लगाना है, ठीक है, सी की जगह पे जी लगाना है, ऐसे करते करते चले आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 157 देखो, ये भी सारे के सारे आपको पता है, टेरोफ्रम जो होता है इसको एंजल फिश कहते हैं, मैगजीन को हैग फिश, प्रेस्टिस को सॉ फिश, और एक्सोसिटस को फ्लाइंग फिश कहते हैं। ये देखो, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश है, और क्या बात की थी, मैगजीन हैग फिश है, और किसकी बात आई थी, प्रेस्टिस जिसको सॉ फिश कहते थे, और किसकी बात आई थी, टेरोफाइलम। ये देखो टेरोफाइलम जिसे एंजल फिश कहते हैं। चारों के चारों एग्जांपल आपको मैंने माइंड मैप पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सातवां क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट माइंड मैप से मिल जाएगा, ठीक। तो काफी बढ़िया चल रहा है ना अभी तक। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो नॉट पूछा गया मतलब गलत, है ना। तो क्वाइटस, इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशन, एमनीरिया, तीनों नेचुरल मेथड है। वॉल्ट जो होता है ये बैरियर मेथड होता है, नेचुरल नहीं होता। तो देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है नेचुरल मेथड, ये आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर आप देखोगे, ओपन करोगे तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा, है ना। तो नेचुरल मेथड में देखो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशन, एमनीरिया, ठीक है। तीनों के तीनों सामने दे रखे हैं, उसके अलावा बाकी सारे आपका अलग हो जाएगा, तो वर्ड्स यहाँ पे हट जाएंगे। आठवां क्वेश्चन ये है, जबकि हम माइंड मैप से डायरेक्टली कर सकते हैं। 159 देखो, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन, एनल सर्काई किस प्रेजेंट पे होते हैं, तो इसने गलत लगा दिया, 8 9 पे नहीं 10th पे होते हैं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच नाम का सिर्फ एक पेज है हमारे पास, कॉकरोच के बारे में सिर्फ एक पेज मैंने माइंड मैप में रखा हुआ है, एक पेज कॉकरोच का, एक पेज फ्रॉक का, सिर्फ दो पेज है आपके पास, उन्हीं दोनों पेज में से क्वेश्चन है। देखो कॉकरोच के बारे में ये पॉइंट देखो, एनल सर्काई 10th सेगमेंट, सीधी बात, डायरेक्ट आपको याद होता आप तुरंत लगा के चले जाते हैं। 9 क्वेश्चन हो गया जो कि माइंड मैप से डायरेक्ट कर सकते हो। 160, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। रेडुलर रेस्पिंग ऑर्गन होता है ना, मोलस्का में पाया जाता है, ये देखो मोलस्का जब जहां पे मैंने पढ़ाया है यहाँ पे मैंने दिखाया आपको रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला,
ठीक है, सामने दिख रहा है। प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया किसमें पाया जाता है? अरे सॉरी, ये एक एग्जांपल है टीनोफोरा का। देखो टीनोफोरा में डायरेक्ट हमने प्लूरोब्रैकिया, तो एनिमल किंगडम का जो माइंड मैप है उसमें मैंने आपको सारे फाइलम पढ़ा रखे हैं और डायरेक्ट फाइलम से क्वेश्चन है ना। तो टीनोफोरा का प्लूरोब्रैकिया ऑप्शन है, मतलब वो है एग्जाम्पल है, और आप डायरेक्ट देख रहे हो टीनोब्रैकिया यहाँ पे, सॉरी प्लूरोब्रैकिया जो है यहाँ पे टीनोफोरा लगा दो, ठीक है। स्टोमोकॉर्ड है, हीमोकॉर्डेटा में पाई जाती है, तो यहाँ पे देखो हेमिकॉर्डेटा में, सॉरी हेमिकॉर्डेटा में हैव स्टोमोकॉर्ड, पहली लाइन ही यही है, हैव स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। एयर ब्लडेड जो है ऑस्टिकथिस में पाया जाता है, तो यहाँ पे देखो ऑस्टिकथिस में हैव एयर सेक्स, इसमें एयर सेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो, ये 10वां क्वेश्चन था जो कि हम डायरेक्ट माइंड मैप से कर सकते हैं, ठीक है। 161 देखो, टाइप्स ऑफ मसल आपको बतानी है। अब देखो पहली मसल जो है, और ये बी वाली मसल तो आपको तुरंत देखने को पता चल गई है ना, स्मूथ मसल है। तो बी वाली मसल स्मूथ मसल है जो कि स्टमक में पाई जाती है। यहाँ पे देखो विसरल या फिर स्मूथ मसल मसल इनवॉलेंट्री होती है, कोई स्ट्रेचर नहीं होते हैं। इनर वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो कि हॉलो रहते हैं, जो कि खोखले रहते हैं, उनके अंदर वाली वॉल्स पे, जैसे स्टमक, ठीक है। ऐसे कार्डियक मसल हार्ट में पाई जाती है, देखो कार्डियक मसल हार्ट में पाई जाती है। स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स में पाई जाती है। तो स्केलेटल मसल मैंने बताया था जिससे आपकी बोन्स जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ट्राइसेप जो होती है वो एक तरह की स्केलेटल मसल होती है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आप माइंड मैप से क्या कर सकते हो, 11वां क्वेश्चन हो गया जो कि माइंड मैप से आपको दिखेगा, ठीक है। 162 पे आ जाओ। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में सबसे बाहर वाला कंपोनेंट, सबसे अंदर साइड में इस्थमस होता है, फिर एम्पुला आता है, फिर इनफंडिबुलम जो कि ओवरी के सबसे पास में होता है, ठीक है। और यूटेराइन फिंडस कोई नहीं होता उसका, फेलोपियन ट्यूब का। माइंड मैप में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला माइंड मैप खोलोगे तो देखो फेलोपियन ट्यूब जो है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला, तीन ही रीजन होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन माइंड मैप का 12 क्वेश्चन हो गया टोटल। 63 देखो, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डायरेक्ट यहाँ पे देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या? PO2 ज्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, पीएच ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो देखो हाई PO2 और लेस H+, थर्ड ऑप्शन है ना। PO2 ज्यादा होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, सीधा ऑप्शन, ठीक। 13 क्वेश्चन हो गया जो कि माइंड मैप से दिखा। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ एन एक्सल पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। अच्छा, ये आपको माइंड मैप में क्वेश्चन नहीं दिखेगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी पाथ नहीं दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो वो जहां तक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी आप देखोगे तो उसमें पाथ नहीं दे रखा है कि कंडक्शन जो होता है वो किस किस रास्ते से होके जाता है, ठीक है। ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो 164 में, हाँ हर्ट में मैंने आपको सिर्फ इतनी ही चीजें यहाँ पे बता रखी है, बाकी और नहीं बता रखी। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, एक मिनट रुको। हम्म, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? अ, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले एसए नोड होता है हमारा पेस मेकर जो कि सबसे ज्यादा जनरेट करता है, तो ई सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा एवी नोड, उसके जस्ट नीचे लोकेटेड होता है राइट साइड में, है ना। तो ई के बाद आ जाएगा सी, है ना। तो ई के बाद सी, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। तो अगर आप दो ही चीज कंफर्म कर लेते हो तो यहाँ पे भी हो जाता है ना, क्योंकि दोनों चीजें एक साइड होती हैं, एसए नोड एवी नोड दोनों पास पास में होते हैं, है ना। उसके बाद हमारा ए हो जाएगा, ए मतलब एवी बंडल, फिर डी आएगा, डी मतलब ब्रांचेस आ जाएंगे, और फिर बी आएगा ऑर्किड फाइबर्स, ठीक है। तो ई के बाद सी, इतना ही अगर आपको पता होता है ये आप क्वेश्चन कर सकते थे, हालांकि माइंड मैप में नहीं मिलेगा, ठीक है। 165 आ जाओ। तो हाँ, कैपेसिटी वॉल्यूम सारी अच्छी तरीके से मैंने आपको दिखा रखी है, ये देखो आपको टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। कैपेसिटीज किसको किसको जोड़ के आती हैं डायरेक्ट आपको बता रखा है। तो पहले देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कैसे आती है? टीवी प्लस ERV, यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ये पहले का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी वाले का हमारा हो जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फोर्थ हो जाएगा इसका। वाइटल कैपेसिटी कौन सा हो जाएगी? जिसमें तीनों चीज आते हैं, कौन से? ये देखो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। सी का 1 हो जाएगा और डी का जो बचा यानी थर्ड हो जाएगा। तो सारी कैपेसिटीज और सारी वहां पे है। तो ये चौथा 14th क्वेश्चन हो गया जो कि आपको माइंड मैप से डायरेक्ट मिलेगा, ठीक। 166 देखो, गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। तो पास्ट टू रिसेंट मतलब सबसे पुराने से लेकर सबसे रिसेंट रिसेंट। अब आपको सबसे रिसेंट तो ऑलरेडी पता है कि होमो सेपियंस इस समय हमारी स्पीसीज यही चल रही है, तो सबसे आखिरी में बी आना चाहिए, यानी थर्ड और ये फोर्थ क्वेश्चन, ये तो गलत ही है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, है ना। तो पहले और दूसरे में ऑप्शन हो सकता है। अब सबसे पहले कौन आया था? देखो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मैन का पूरा टॉपिक मैंने आपको दिखा रखा है ना। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आया, फिर रामापिथेकस आया, है ना। ये लगभग 15 मिलियन ईयर को, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हेबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, ठीक है। तो देखो अगर होमो सेपियंस आप छोड़ दो तो नियंदरथल तो एकदम आखिरी में आता है यहाँ पे, है ना लगभग, और होमो सेपियंस एकदम लास्ट में आता है ना, एकदम। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा होमो हेबिलिस, है ना। तो ए सबसे पहले होना चाहिए, तो ये देखो ए के बाद डी होना चाहिए यानी होमो इरेक्टस, फिर होमो नियंदरथलनेस, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका बी यानी होमो
सेपियंस, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ADCB, एवोल्यूशन ऑफ मैन का एक छोटा टॉपिक है एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, आपको यहाँ पे मैंने माइंड मैप में रखा हुआ है, उसी से क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 15th क्वेश्चन है जो कि हमें माइंड मैप से डायरेक्ट करने को मिलेगा। 167 देखो, ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले माइंड मैप में मुझे मेरे वाले में मिलेगा। आंसर आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। माइट, राइनो वायरस, टाइफाइड, प्लाज्मोडियम, चारों चीजें आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के माइंड मैप में मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग जगह पे था, इस वजह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने रखा नहीं है, ठीक है। एलर्जी डस्ट माइट्स की वजह से होती है, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए यूज होता है ना। कॉमन कोल्ड में राइनो वायरस आता है, हिमोजॉइन प्लाज्मोडियम में निकलता है। तो ये चारों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये 16th क्वेश्चन था जो कि, है ना। इसका पहले कितना था, 15, हाँ 16 क्वेश्चन था जो कि माइंड मैप से देखने को मिलेगा। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन जो होते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, और एनालॉगस स्ट्रक्चर जो होता है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है ना, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये देखो माइंड मैप में आपका जो एवोल्यूशन वाला माइंड मैप है उसी में है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है ना। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये तो दे रखा है। हाँ, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, तो ये आपका ऑप्शन है जो कि आपको माइंड मैप में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन था जो कि ऑलरेडी माइंड मैप से है। 169 देखो, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, आपको वो करना है, तो देखो सेल डिवीजन में मैंने तब बताया था कि इंटरफेस और एम फेस होता है, और इंटरफेस में आपको देखो G1 S G2 फेस होता है। तो सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर उसके बाद हमारा एम फेज आता है ना। तो G1 S G2 M, यही आपको याद करना था। तो G1 यानी E वाला सबसे पहले आएगा, फिर S आएगा यानी सिंथेटिक फेस, तो C वाला, E के बाद C आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो G1 S G2 और M, यही आपको निकालना था, है ना। तो ये 18 क्वेश्चन हो गया जो कि माइंड मैप से आया। 170, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट हार्डी वेवलेंथ। तो नहीं अफेक्ट करेगा, कौन सा नहीं अफेक्ट करेगा। अब देखो कौन अफेक्ट करता है, मैंने आपको बताया है, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये सारे अफेक्ट करते हैं। तो कौन नहीं है यहाँ पे, कांस्टेंट जीन पूल, है ना। ये कांस्टेंट जीन पूल तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है ना। तो ये इफेक्ट नहीं करता है। कौन कौन इफेक्ट करेगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इफेक्ट कर देगा, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हटा देगा, और जेनेटिक माइग्रेशन भी इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो 170 का फर्स्ट होगा, और ये 19वां क्वेश्चन हो गया जो कि आपको माइंड मैप से देखने को मिला, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 170, मैच द लिस्ट 1 with 2। देखो, अब जैसे पहले हाइपोथैलेमस की बात करें, न्यूरो सेक्रेटरी सेल पाई जाती हैं, आपको ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में माइंड मैप में दिखा रखा है। देखो हाइपोथैलेमस जो है इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, पहली पार्ट यही बताएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका पहली चीज तो आ गया आंसर। दूसरा क्या है आपका, पॉन्स जो है वो अलग अलग ब्रेन्स के अलग अलग रीजन को कनेक्ट करता है। तो देखो पॉन्स के बारे में यही एक चीज तो लिखा है मैंने यहाँ पे। पॉन्स देखो, पॉन्स में ट्रैक्ट्स होते हैं, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करता है। तो ये आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का माइंड मैप है, उसी का पहला पेज, ठीक है। पहले पेज में आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है मेडुला। मेडुला के बारे में क्या लिखा हुआ है, हाँ, मेडुला कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। अब मेडुला के बारे में देखो यहाँ पे तो क्या लिखा है मेडुला के बारे में, हाँ देखो, सेंटर फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, बेसिकली जो वॉमिटिंग होती थी, है ना, वही है कार्डियो मतलब वेस्कुलर रिफ्लेक्स और रेस्पिरेशन, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। मेडुला में कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, तो वही चीज लिखा हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। सेरेबेलम जो होता है ये कॉन्वोल्यूटेड सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन आ सके। तो आप देखो सेरेबेलम में, देखो सेरेबेलम जो है कॉन्वोल्यूटेड सरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स। तो देख रहे हो एक ही पेज में आपको चारों के चारों आंसर मिल गए डायरेक्ट, है ना। तो ये आप कह सकते हो चार क्वेश्चन है और चारों आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। जब भी मैं एक मैच द फॉलोइंग आपको दिखा रहा हूँ माइंड मैप में लिखा हुआ, मतलब चार क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये अपना कितना हो गया, 20वां क्वेश्चन था जो कि आपको माइंड मैप से देखने को मिला, है ना। आंसर आप देख लो, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 172 देखो, थोड़ा सा जूम कर दें। असर्शन देखो, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। सही बात है, शुरुआत के दिनों में हमेशा ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, है ना। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ का दूध पीना चाहिए, ठीक है।
कोलोस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। बिल्कुल सही बात है ना। कोलोस्ट्रम में कई एंटीबॉडीज होती हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कोलोस्ट्रम, है ना। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज ऑल्सो पैसिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी है। और कौन सी एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम में पाई जाती है? सबसे ज्यादा आईजीए पाई जाती है। इसके अलावा भी कई सारी होती है, लेकिन वो कम मात्रा में होती है। इसीलिए ज्यादातर आपको पूछा कौन सी आती है? आईजीए पूछा आता है, ठीक है। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो दोनों ऑप्शन आपका सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, ऑफ असर्शन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ये हमारा 21वां क्वेश्चन हो गया, ठीक। मैच करना है आपको। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है, ये भी आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मैंने बता रखा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर आप खोलोगे तो ये भी मैंने बता रखा है। हालांकि यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, लीशमैनियासिस जो है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है ना। ये नॉट इन एनसीईआरटी, है ना। फिलहाल जहां तक मैंने देखा है, अगर होगी तो एक बार बता देना, ठीक है। मैंने मुझे नहीं याद है एक्चुअली कि लीस मैनियासिस मैनियासिस भी कहीं है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये फिलहाल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, और एनसीईआरटी में नहीं है तो माइंड मैप में नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड मैप 100% एनसीईआरटी का रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तब हमारे माइंड मैप से कर सकते थे, नहीं तो मुश्किल हो जाता। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी नहीं बताया था कि जो फाइलेरियसिस होता है वो नीमेटोड से होता है। मैंने सिर्फ आपको नाम बता दिया था कि फाइलेरियसिस जो होता है वो एक वुचरेरिया से होता है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना। मैंने ये नहीं बताया था कि वो एक निमोटेड होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है अगर आप माइंड मैप से करते हैं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। रिंगवर्म आपको पता है फंगस से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है ना। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए थे इस बार बायोमेडिक में, है ना। तो ये 21वां क्वेश्चन हो गया, और ये हम मान के चलते हैं कि माइंड मैप से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन अभी तक हम आए हैं ऐसे माइंड मैप से करने वाले। मैच करना है आपको, ये आपको डायरेक्ट कर लोगे। ये 22वां क्वेश्चन है जो कि आप माइंड मैप से कर लोगे, और देखते हैं कैसे। कोकेन जो है कैनबिस सटाइवा से मिलता है, ये देखो सामने लिखा हुआ है। कोका जैसे कोका एल्कोलाइड जैसे कोकेन कहते हैं, ये मिलता है, सॉरी, कैनबिस सटाइवा नहीं, एरिथ्रोजाइलम कोका से, है ना। इन्होंने गलत मैच कर रखा है, एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, ठीक है। हाँ, तो एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, ये डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। हेरोइन जो है ये पेपावर सोमनीफेरन से मिलती है, और ये देखो हेरोइन जो है, सॉरी, हेरोइन जो है ये आपको, ये एक तरह की ओपियोइड है, और ये मिलती कैसे है? पेपेवर सोमनीफेरन से। एक्चुअली जो है पेपेवर सोमनीफेरन से मॉर्फिन मिलती है, और मॉर्फिन को ही थोड़ा सा चेंज किया जाता है केमिकली, तो उससे हीरोइन बनती है, ठीक है। तो इसीलिए हीरोइन का दूसरा नाम डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी होता है, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हीरोइन आपको पेपेवर सोमनीफेरन से मिलेगी। मरीजुआना जो है ये एक तरह का कैनेबिनॉइड है, ये आपको मिलेगा कैनबिस सटाइवा से, तो ये सेकंड हो जाएगा। और मॉर्फिन जो है ये इफेक्टिव सेडेटिव वाली आती है सर्जरी के दौरान, है ना। ये देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं और लिखा होगा, लिखा होता है ना। माइंड मैप में कहीं ना कहीं ये चीज लिखा होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन भी आपको माइंड मैप से मिल जाएंगे, ठीक। तो ये आपका 22वां क्वेश्चन हो गया जो कि माइंड मैप से आप कर सकते हो। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 175 देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो देखो, जो गलत है वही हम डायरेक्ट देख लेते हैं। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल, गलत है। बायोरिएक्टर जो होते हैं एक सौ से 1000 लीटर तक का स्केल कर सकते हैं, मतलब कल्चर जो है एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं। तो 100 से 1000 लीटर बड़ा स्केल है ना। किसी के घर में 1000 लीटर माइक्रोब्स थोड़ी ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब बायोरिएक्टर्स लार्ज स्केल के लिए होते हैं, छोटे स्केल के लिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बायोरिएक्टर्स में 100 से 1000 लीटर कल्चर जो होता है प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा आपका आंसर ये भी मिल जाएगा। बाकी अब जो करेक्ट आंसर है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, बायोरिएक्टर्स हैव एजिटेटिव सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फूड कंट्रोल सिस्टम, सही बात है। पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सबस्ट्रेट से ज्यादा कंट्रोल हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये देखो लिखा हुआ है टू गेट ऑप्टिमम ग्रोथ, डायरेक्ट लिखा हुआ है। मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टरिंग टाइप, देखो मोस्ट कॉमन स्टर्ड टाइप, डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो भी आप कर सकते हो। तो ये 23वां क्वेश्चन था जो कि आप माइंड मैप से डायरेक्ट कर सकते थे। ये आपका 24वां क्वेश्चन होगा जो कि आपको डायरेक्ट माइंड मैप से मिल जाएगा। इसको उठा के साइड में रखते हैं। ये यहाँ पे मैंने खाली क्यों रखा है, क्योंकि आपको 2-3 चैप्टर्स मिला के आंसर मिलेगा, है ना। तो वेरियस चैप्टर आप यहाँ पे लिख लो, है ना। सबके मैं वो नहीं ला पाया, फोटो नहीं ले पाया, ठीक है। क्राई वन ए भी जो होता है कॉपर वॉल वॉल पे क्या कहते हैं उसे, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड।
हाँ, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी एडीए डिफिशियंसी वाली लड़की को दिखाई थी, हाँ 4 साल की लड़की थी, उसे दे रखी थी, तो डी का तो सेकंड होगा। तो डी का सेकंड, ये चौथा ऑप्शन तुम्हारा आपका सही हो गया। तो इन्होंने तो आपको ऑप्शन भी मतलब ऐसे ही दे रखे हैं, ठीक है। तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन मैंने आपको बता रखा है, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज होता है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, ये भी आपको माइंड मैप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्राई वन ए बी जो है ये कॉर्न बोरर के लिए होता है ना, कॉटन बॉलवर्म यहाँ में इन्होंने लगा दिया है ना। अच्छा हुआ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, नहीं तो इसका आंसर गलत हो जाता है ना। क्राई वन ए बी जो होता है वो कॉटन बॉलवर्म के लिए नहीं होता है, कॉर्न बोरर के लिए होता है ना। क्राई वन ए सी जो होता है और क्राई टू ए बी जो होता है, ये दोनों होते हैं कॉटन बॉलवर्म के लिए, ठीक है। तो सी का हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा और यहीं पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी 24वां क्वेश्चन हो गया जो कि आप माइंड मैप से कर सकते हैं। ये 25वां क्वेश्चन है जो कि आपको माइंड मैप से मिल जाएगा, बहुत ही आसान। ये देखो, डायरेक्ट आपको दे रखा है सारी चीजें, है ना। 25वां क्वेश्चन है, क्या दे रखा है देखो। नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप है, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी कॉपर 7 मल्टी रोड 375 है, और नॉन रिलीजिंग में प्रोजेस्टासल्ट और एलएनजी 20 है। अब देखो वही तो दिखा रखा है यहाँ पे, कॉपर रिलीजिंग में मल्टी रोड 375, हार्मोन रिलीजिंग में एलएनजी 20, है ना। नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप, और इम्प्लांट्स में प्रोजेस्ट्रोजन डाला जाता है। इम्प्लांट का जस्ट इसी के बगल आप देखोगे माइंड मैप में, ह्यूमन सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले माइंड मैप में आप इसको देखोगे, इसी आईयूडीज के जस्ट बगल इम्प्लांट का टॉपिक है, और उसे इम्प्लांट में बताया गया है कि प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी का सेकंड हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा माइंड मैप से, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं जो कि आपको माइंड मैप से मिलेंगे। 178 देखो। अच्छा, कौन सा बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या यूज होता है। ये देखो इम्प्लांट्स मैंने यहाँ पे डाल रखा है, सॉरी इसको उधर पकड़ते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे वाले पेज में डालता हूँ, रुको। ये देखो, तो ये भी आपको पता चल गया, प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इम्प्लांट में, ठीक है। 178 देखो। अच्छा, 178 में आपको एक दो चीजें मिल जाएंगी माइंड मैप में, एक दो चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे प्रोटीएस जो है इसको तोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए होता है। एमाइलेज जो है इसको तोड़ने के लिए, एक सेकंड रुको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चाहिए होता है ना, एमाइलेज को तोड़ने के लिए। सॉरी, एमाइलेज चाहिए होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ग्लाइकोसिडिक बेसिकली आप समझ लो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, इनको तोड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, लाइपेज जो होता है लिपिड के लिए यूज होता है, तो ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, ये एस्टर बॉन्ड तोड़ेगा, है ना। और एस्टर बॉन्ड समझते हो, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। और बचेगा न्यूक्लियस जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ेगा। तो इसमें से कौन कौन सा आपको माइंड मैप में देखने को मिलेगा, तो आपको ये मिल जाएगा, आपका न्यूक्लियस तो आसानी से तुरंत मिल जाएगा, है ना। और एमाइलेज मिल जाएगा, ये दोनों माइंड मैप में मिल जाएंगे। एस्टर बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी पेप्टाइड मिल जाएगा, एमाइलेज नहीं मिलेगा। पेप्टाइड बॉन्ड ये दोनों मिल जाएंगे आपको, है ना। एस्टर और ग्लाइकोसिडिक माइंड मैप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप कर तो लेते है ना, क्वेश्चन तो कर लेते, क्योंकि आपको देखो जैसे अगर आपको पता चल जाता है कि न्यूक्लियस से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटेगा, तो बी का फोर्थ आप डायरेक्ट लगा सकते थे, और बी का फोर्थ सिर्फ एक ही जगह पे है। तो आप तो कर तो इसको सकते थे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं ये क्वेश्चन माइंड मैप से नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि दो ऑप्शन आपको माइंड मैप में मिल रहे हैं, दो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। इन द नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो लूप ऑफ हेनले, ये देखो मैंने दिखा रखा है। डिसेंडिंग लूप जो है वो परमिएबल टू वाटर है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है। इन्होंने क्या कर रखा कहा है, इम्परमिएबल टू वाटर और परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट उल्टा कर रखा है, गलत है ना। डायरेक्ट आपको माइंड मैप में मिल जाएगा। PCT, proximal convoluted tubule, is lined by simple columnar brush border epithelium and increases the surface area of reabsorption। अब ये तो आपको माइंड मैप में दिखना मुश्किल हो जाएगा, वैसे दिखेगा तो, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मतलब दिख जाएगा आपको डायरेक्ट, क्योंकि इन्होंने क्या दिखा रहा है, लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इन्होंने कॉलमनर रखा है। लेकिन जो पीसीटी होती है उसमें क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूबाइडल में, आपको देखो एग्जांपल दे रखा है, ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की ट्यूब मतलब पीसीटी डीसीटी। तो पीसीटी डीसीटी में क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, ना कि कॉलमनर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला सही और दूसरा गलत, फर्स्ट इज सेकंड ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्ट, ये भी आपको डायरेक्ट उसमें मिल जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 25 हो गया था ना, ये 26वां क्वेश्चन हो गया जो कि आपको माइंड मैप से डायरेक्ट करने को मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट मिल जाएगा माइंड मैप से, तो 27 क्वेश्चन टोटल हो गए। डायाकाइनेसिस जो होता है इसमें, ये देखो लिखा हुआ है, डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, कैजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। डायाकाइनेसिस में कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, ठीक है। पैचिटिन में क्या होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना,
अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये देखो पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर्स, तो बी का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। जाइगोटिन में क्या होगा, तो जाइगोटिन में क्या लिखा है, सिनेप्सिस सिनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स और बाइवेलेंट का फॉर्मेशन, ये देखो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना फर्स्ट हो जाएगा, और लेप्टोटीन का क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स, ठीक है। क्रोमोसोम का कॉम्पैक्टेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे थिन थ्रेड्स बेसिकली क्या होता है, क्रोमैटिन का बॉन्ड बनना, ठीक है। या जो थिन थ्रेड्स है मतलब ये क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम जो होता है क्रोमैटिन के बाद तरह से अरेंज होने लगते हैं, है ना, उनका कॉम्पैक्टेशन होने लगता है, पैकिंग होने लगती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट आसान हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन से होगा शायद यहाँ पे, है ना। ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फोर, हाँ बी का फोर, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये भी डायरेक्ट आप माइंड में से कर सकते हो, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड, तो ये माइंड मैप से आप नहीं कर सकते थे, है ना। अगर आपने वीडियो देखा है तब आप कर सकते हो, इस चैप्टर का वीडियो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपको क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर जब पढ़ा रहा हूँ तो आप कर सकते थे, ठीक है। अगर वीडियो अगर आपने नहीं देखा, सिर्फ माइंड मैप आप पढ़े हो तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो टीआई प्लाज्मिड में टीआई जो होता है किस चीज के लिए वो करता है, तो टीआई मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। तो देखो वेक्टर जो होता है यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस यूज होता है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है ये यूज होता है प्लांट्स में, और प्लांट्स में ये नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल में चेंज कर देता है, इस वजह से टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, समझ रहे हो। तो ये हमारा 28वां क्वेश्चन है जो कि आपको माइंड मैप से मिल जाए, ठीक है। 28वां ही तो था, हाँ 27 28, ये 29वां क्वेश्चन होगा जो कि आपको माइंड मैप से मिलेगा। फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ मिलेगा, स्कल में जिससे कोई मूवमेंट नहीं होता। हिंज ज्वाइंट्स कहाँ पे मिलेंगे, हिंज ज्वाइंट्स मिलेंगे आपके, एक सेकंड, नी में, जहाँ पे लोकोमोशन में एक ही साइड का होता है ना, नी में मिल जाते हैं इधर। बाल एंड सॉकेट जॉइंट में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, ये आपको मिल जाएंगे ह्यूमरस और पेक्टोरल गार्डन में। कार्टिलेज जॉइंट्स वर्टिब्रा के अल्टरनेट, है ना, दोनों वर्टिब्रा के बीच में मिलेंगे, किसी भी दो के बीच में, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और ये डायरेक्ट आपको दे रखा है, ठीक है। बाल एंड सॉकेट का ह्यूमरस और पेक्टोरल गार्डन के बीच में, हिंज जॉइंट का नी दे रखा है, पाइवट एटलस और एक्सिस के बीच में, ग्लाइडिंग कार्पल्स के बीच में, सैडल जॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। कार्टिनेजेस और फाइब्रस सारे जॉइंट्स दे रखे हैं। तो लोकोमोशन एंड क्या कहते हैं उसे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला जो माइंड मैप है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये। 183 देखो, ज्यादा फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून में अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, जैसे कि SLE सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटोसस, ये आपको एनसीईआरटी में ही नहीं दिया गया है, ठीक है, तो नॉट इन एनसीईआरटी। तो दो ऐसी चीजें अभी आपको दिखी जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है तो माइंड मैप में भी नहीं होगी ऑब्वियसली, है ना। हाँ अब देखो गाउट मैंने बता रखा है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बता रखा है, माइस्थेनिया ग्रेविस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बता रखा है, मैंने बताया आपको माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये ऑटो इम्यून है, आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून है, यही दोनों आपको ऑटो इम्यून दे ही गई है, ठीक है। गाउट और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं दे रखी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है जेनेटिक होती है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ए बी और ई ओनली, अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हैं इस वजह से आपको आसानी से, है ना, मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपका क्वेश्चन तुरंत सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से माइंड मैप से कर सकते हो, तो ये हो गया 30वां क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग चैप्टर में इस वजह से यहाँ पे फोटो मैंने रखी। 184 देखो, अब इसमें एक ही चीज 184 भी आप कर सकते हो, ये 31st क्वेश्चन है जो कि माइंड मैप से, एस्का हेलमिंथेस जो होते हैं ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, और यहाँ मैंने कई बार आपको 1000 बार बता दिए हैं, है ना, चिल्ला चिल्ला के, कि सिर्फ एक ही फाइलम होता है जो कि एस्को वो है, क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट है, एस्का हेलमिंथेस। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या क्या, जैसे डी ऑप्शन देखो लिखा हुआ है प्लेटी हेलमिंथेस आर स्यूडोसिलोमेट, गलत बात है। एस्का हेलमिंथेस आर एसिलोमेट, गलत बात है, एस्का हेलमिंथेस तो सिलोसिलोमेट है। पोरीफेरस आर स्यूडोसिलोमेट, गलत बात है, तो यानी बी सी और डी गलत होगा, कौन सा सही होगा, ए ही सही होगा, ठीक है, डायरेक्ट आपका आ गया, एनालिड आर ट्रू सिलोमेट सही है, तो ए ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ओनली, है ना। तो ये 31st क्वेश्चन होगा आपके माइंड मैप से हो जाएगा। 185 देखो, नॉट स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं है, तो स्टेरॉइड में देखो कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्राडायोल है। तो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, ये तीनों के तीनों स्टेरॉइड है, तो ग्लूकागॉन बचा। और ग्लूकागॉन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इंसुलिन ग्लूकागॉन जो है ये पेप्टाइड हार्मोन है, या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसे कहते हैं, या प्रोटीन हार्मोन आप कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 32 क्वेश्चन हो गया जो कि माइंड मैप से आया। 186 देखो, ये भी आपको माइंड मैप से मिल जाएगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं कि आप माइंड मैप से नहीं कर पाओगे, है ना। देखो टर्मिनलाइजेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनलाइजेशन रोकना, रोकने के लिए रो फैक्टर आता था, है ना, शुरू करने के लिए सिग्मा फैक्टर आता था, शुरू के लिए सिग्मा, रोकने के लिए रो फैक्टर, तो बी का थर्ड होगा, और जैसे आपका बी का थर्ड आया आप ऑप्शन लगा दिए फर्स्ट, क्योंकि ऑप्शन इतने अच्छे अच्छे हैं कि आपको कोई और आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, बी का थर्ड सिर्फ एक ही में है, और ये आपको कंफर्म है, तो आप कर तो सकते थे माइंड में पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो कि नहीं पता है,
जैसे टाटा बॉक्स का ना एनसीईआरटी में जिक्र है ना हमारी माइंड मैप में, टाटा बॉक्स हमें कहीं नहीं देखा है ना, टाटा बॉक्स नॉट इन एनसीईआरटी, या इसको जो भी कहते हो सकता है इसको टी ए बॉक्स कहते हो, है ना। अच्छा, एक्सॉन के स्प्लाइसिंग के लिए एस एन आर एन पी यूज होते हैं, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी। एसएनआरपी क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये भी नहीं है। और पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये आप प्रोमोटर कह सकते हो, सॉरी नहीं, ये आप कह सकते हो कि ये एस एन आर एन ए और टी आर एन ए को सिंथेसिस बताता है, ये हमने माइंड मैप में आपको बता रखा है ना। और क्या है, प्रोमोटर कौन रहेगा, अच्छा टाटा बॉक्स प्रोमोटर आ जाएगा, है ना, डी का सेकंड आ जाएगा, जो कि हम लोग को नहीं पता है कि टी ए बॉक्स होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें तो एनसीईआरटी के बाहर है, एक मैंने आपको दे रखी है ना, सॉरी, हाँ एक ही दे रखी है ना, हाँ, दो तो एनसीईआरटी के बाहर है, बल्कि तीन एनसीईआरटी के बाहर है ना, टाटा बॉक्स हो गया जो कि हमारा प्रोमोटर से जुड़ रहा है ना, एसएनआरपीज हो गए, और यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो गई। हम्म, एक ही ऐसा है जो कि हमारे पास यहाँ पे माइंड मैप में देखने को मिलेगा, यही वाला एस एन आर एन एस और टी आर एन ए, ये दोनों जो है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से बनते हैं, यही आपको माइंड मैप में देखने को मिलेगा, बाकी नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाकी तो सारे एनसीईआरटी के बाहर ही चले गए, है ना। माइंड मैप में सिर्फ एक ही को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली आप नहीं कर सकते थे, कर तो सकते थे, है ना, क्योंकि आपको बी पता चल गया, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है ना, और माइंड मैप में दे रखा है, हाँ ये भी तो दे रखा है माइंड मैप में, रो फैक्टर, ये भी आपको माइंड मैप में दे रखा है, तो माइंड मैप में दो चीजें हैं, है ना, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ये दोनों चीजें माइंड मैप में, तो आप कर तो सकते थे, लेकिन दो क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर है, तो हम मान के चलते हैं ये क्वेश्चन आप माइंड मैप से डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। आ जाओ यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आप माइंड मैप से नहीं कर सकते हो। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कौन सी नेफ्रॉन होती हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले जो होता है वो डीप जाता है मेडुला में, अब ये क्वेश्चंस मैंने वन लाइनर पे कराए हैं, ठीक है। अच्छा मैं बताऊं, ज्यादातर क्वेश्चन जो आप माइंड मैप से नहीं कर सकते हो, मैं दिखा रहा हूं आपको, है ना, कुछ चार छह क्वेश्चन ऐसे अभी तक आ चुके हैं जो कि माइंड मैप से नहीं हो सकते। वन लाइनर पढ़ना, और जो चार छह बचे हुए हैं ना वो आप वन लाइनर से कर दोगे, ठीक है, दो चीजें हो गई, माइंड मैप वन लाइनर दोनों मिला दो, आपको सारे क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं, ठीक है। वन लाइन जो आपको उसमें नहीं दिख रहा है माइंड मैप में, वो वन लाइनर है बस, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है ना, एक एक क्वेश्चन देखना, उसको माइंड मैप में ढूंढना, उसको वन लाइनर में ढूंढना, इसलिए मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, 3 साल में पहली बार इसीलिए किया है, ठीक है। तो ये भी आप नहीं कर सकते हो, हालांकि वन लाइनर में ये भी आपको दे रखा है, ठीक। तो 187 का फोर्थ है, 188 देखो, नॉन कोऑर्डिनेट्स, ये भी आप नहीं कर सकते हो, है ना, ये भी आप वन लाइनर्स के थ्रू कर सकते हो, ये आप कर सकते हो वन लाइनर्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या होगा, अबाउट नॉन कोऑर्डिनेट्स, तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में नोटो कार्ड एब्सेंट होगी, सीधी बात है ना। और हर्ट जो होता है डॉर्सल होता है, अगर प्रेजेंट होता है, हम लोग में वेंट्रल होता है, ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट है ना। और पोस्ट एनल टेल जो होती है एब्सेंट होती है, हमारे अंदर पोस्ट एनल टेल होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, बी डी ई, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको वन लाइनर में मिलेगा, माइंड मैप में नहीं मिलेगा। हाँ, ये हमारा 33वां क्वेश्चन है जो कि माइंड मैप से दिखा। एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी प्लस, मदर इज ए प्लस एंड चाइल्ड इज ओ प्लस, रेस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी। तो अगर जो फादर है वो बी प्लस है, सॉरी द ग्रुप ऑफ फादर इज, हाँ फादर जो है वो बी प्लस है ना, बी प्लस है, तो बी प्लस में उसके पास दो तरह के जीन हो सकते हैं, आई बी हो सकता है ना, या आई बी और स्मॉल आई हो सकता है, दोनों केस में बी प्लस आएगा, है ना। मदर है मतलब बी आएगा, प्लस और माइनस से क्या ही मतलब, वो तो रो फैक्ट उसके वजह से होता है ना, अपना क्या कहते हैं उसे यार, आर एच के हिसाब से ना, आर एच एंटीजन के हिसाब से मदर ए प्लस है। तो मदर भी दो तरह का जीनोटाइप कैरी कर सकती है, आई ए और आई ए और स्मॉल आई, है ना, दोनों केस में ए आएगा। लेकिन बच्चा जो है वो ए है ना, चाइल्ड जो है वो ए है, सॉरी ओ है, चाइल्ड जो है वो ओ है, और ओ एक ही केस में आता है जब स्मॉल आई। अब मदर का और फादर का ये वाला जीनोटाइप तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि जब स्मॉल आई नहीं आएगा मदर फादर में, तो बच्चे में स्मॉल आई कहाँ से आ जाएगा, बच्चे में स्मॉल आई तभी आएगा ना जब मदर में स्मॉल आई कहीं ना कहीं हो और फादर में भी स्मॉल आई कहीं ना कहीं हो। इसीलिए मदर फादर जो है वो आई बी स्मॉल आई और आई ए स्मॉल आई होंगे, तभी बच्चा आई आई आएगा, ठीक है। तो यहीं पे ऑप्शन आपका आ जाएगा कि ए ओनली, आई बी आई ए आई और आई आई, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कभी कभी आप सोचते हैं कि ये भी बी वाला भी ऑप्शन हो सकता है ना, जहाँ पे आई बी आई ए और स्मॉल आई हो गया, है ना, लेकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि
स्मॉल स्मॉल आई लाने के लिए आपको किसी ना किसी मदर और फादर में दोनों में एक ना एक आई रखना पड़ेगा, तब तो आ पाएगा कॉम्बिनेशन, नहीं तो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो ये अच्छा, ये मैंने बताया कहाँ है, तो को डोमिनेंस का जो चैप्टर है यहाँ पे मैं आपको बता रखा है ना, कि कैसे ए आता है, कैसे बी आता है, कैसे ए बी आता है और कैसे आई आता है, ठीक है, ओ आता है, सॉरी। ठीक है, तो ये 33वां क्वेश्चन था जो कि आपको माइंड मैप से देखने को मिलेगा। ये 34th क्वेश्चन है, आओ देखें। पी वेव जो है वो डीपोलराइजेशन अट्रैक्ट कराती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सन कॉम्प्लेक्स जो है ये भी डीपोलराइजेशन कराता है वेंट्रिकल का। हाँ, और टी जो है ये रिपोलराइजेशन कराता है वेंट्रिकल का, ठीक है। तो ए का अपना थर्ड, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, ये ऑप्शन। टीपी गैप एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, ये नॉट इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट माइंड मैप से देख के कर सकते हो, ठीक। और ये मैंने दिखा रखा है माइंड मैप में, कहाँ पे है देखो, ये मैंने आपको ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिखा रखा है, जहाँ पे पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस जो है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, टी जो है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। 191 पे आ जाओ। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 34th। ये 35th क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हो माइंड मैप से। बोन मैरो इज मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, डायरेक्ट मैंने बता रखा है। बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही पता है। ये भी मैंने दोनों चीजें दे रखी है माइंड मैप में आपको, देखो ये देखो, लिम्फाइड ऑर्गन के लिए देखो, ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, समझ में आया। इसके अलावा किसके बारे में बात की जाती, देखो सेकंड ऑप्शन क्या था, बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये देखो लिम्फोसाइट्स आर बॉर्न एंड मैच्योर, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गन्स जो होते हैं बोन मैरो और थाइमस, दोनों में लिम्फोसाइट क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं और मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो दोनों आपको दिख रहा है। 35 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। 192 में आ जाओ। ये देखो, ये चीजें भी मैंने आपको बता रखी है कि जीएनआरएच जो होता है वो एलएच जो होता है उसमें एलएच और एफएसएच आता है ना। तो ए एलएच होगा और दूसरा एफएसएच होगा। अब एलएच जो होता है वो लेडिक सेल्स पे काम करता है, एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल पे काम करता है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब जो लेडिक सेल पे एलएच काम करता है, लेडिक सेल से एंड्रोजेंस निकलते हैं जिससे स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और जो क्या कहते हैं एफएसएच होता है वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है। सर्टोली सेल से मैंने आपको बताया था अभी कि कुछ फैक्टर्स निकलते हैं और फैक्टर्स स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखो डी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसी और चीज का मैंने यहाँ पे फोटो पेस्ट कर रखी है, ये फोटो इस उसकी नहीं है। ये फोटो इसकी नहीं है, मतलब किसी दूसरे उसकी पेस्ट कर रखी है, ये इस जगह की फोटो होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फोटो है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी उसमें माइंड मैप में मिल जाएगा। 35 के बाद ये 36वां क्वेश्चन है, समझ में आया। हाँ, इस पे आ जाओ। ये सारी चीजें आपको देखो सामने ही दे रखी है कि जैसे एक्रोमेगाली कैसे होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, देखो जीएच ग्रोथ हार्मोन में ओवर सिक्रेशन अगर मिडिल एज में होगा तो एक्रोमेगाली हो जाएगा, ठीक है। कशन सिंड्रोम जो है ये एनसीईआरटी में है नहीं, है ना, नॉट इन एनसीईआरटी, ठीक है। कशन सिंड्रोम हमारे पास है नहीं। एक्रोमेगाली मैंने बता दिया। एब्जॉप्थेल्मिक गोइटर कहाँ पे होता है, तो देखो ये हाइपरथायरॉयडिज्म, जिससे एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है, जिसे ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, तो ये देखो लिखा हुआ है प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, ठीक है। क्रेटिनिज्म कैसे होता है, तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ होगी जहाँ पे, ये देखो हाइपोथायराइडिज्म में कम सिक्रेशन जब होगा तो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को क्रेटिनिज्म हो जाएगा, जिससे मेंटल रिटार्डेशन, एबनॉर्मल स्किन, है ना, लो आईक्यू, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक। तो ये फोटो दोबारा आ गई है, इसको डिलीट करो, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था जो कि 36 हो गया, 37वां क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट माइंड मैप से कर सकते हैं। 194 पे आओ। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कॉर्पस कोलोसम, सही बात है। ये देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल मेडुला है। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल, दोनों कनेक्टेड होते हैं। यही काट दिया मैंने। हाँ, अब देखो, देखो साइड में दिख रहा है ना, जूम कर देते हैं एक सेकंड को। ये देखो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट वाला, दोनों कनेक्टेड होता है कॉर्पस कोलोसम से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको माइंड मैप में मिला। दूसरा देखो ब्रेन स्टेम, ये स्टेटमेंट माइंड मैप में नहीं है। ब्रेन स्टेम जो होता है इसमें मेडुला ऑब्लिगेंटा, पॉन्स और सेरेब्रम होता है। ये स्टेटमेंट आपको माइंड मैप में नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, तो कौन सा सही हो जाएगा स्टेटमेंट, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा वाला गलत है ना। मिड ब्रेन जो है, सॉरी ब्रेन स्टेम जो है वो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा से बनता है, ठीक है। तो सेरेब्रम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सेरेब्रम नहीं रहेगा, ठीक है। ये सेरेब्रम नहीं रहेगा, ठीक है।
तो सेकंड गलत है, पहला सही है। वन इज करेक्ट, बस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। 195 देखो, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, यही पे गलत हो जाएगा। सेम रिसोर्सेज के बारे में गॉस ने बात की थी। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दैट कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज। ठीक है, According to Gauss principle, during competition, inferior will be eliminated and this may be true if resources are limited. ये second statement सही है, देखो लिखा हुआ है resources can't coexist indefinitely and the inferior species will be eliminated. Inferior जो है वो हटा दी जाएगी, खत्म हो जाएगी धीमे धीमे। तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा माइंड मैप से। एक सेकंड, 37 के बाद ये 38 आ गया और ये आ गया आपका 39। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आप। मैच द लिस्ट, ठीक है, मैच करनी है आपको। तो मीजोजोई कीड़ा, अच्छा ये भी एनसीईआरटी में आपको, सॉरी उसमें एनसीईआरटी में तो है ही है, माइंड मैप में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको फिगर्स के थ्रू ये देखने को मिल जाएगा, माइंड मैप से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको है लेकिन माइंड मैप में नहीं देखने को मिलेगा। क्या हो रहा है, कभी कभी एक्चुअली ये पेन काम नहीं करती है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हाँ तो आप देखो इसमें कौन कहाँ पे था। जो मीजोजोइक कीड़ा था इसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स आते थे। ठीक है, पेट्रोजोइक कीड़ा, पेट्रोजोइक कीड़ा तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, हो सकता है वो प्रोटो, सॉरी प्रोटेरोजोइक कीड़ा है, पेट्रो नहीं है, सॉरी है ना। बी वाले में मुझे कंफर्म नहीं है बी का। सी का देखो, सिनोजोइक कीड़ा जो है इसमें मैमल्स होते थे और पेलियोजोइक में फिश और एम्फीबियंस होते थे। ठीक है, तो ये कंफर्म है, जो बचा उसका फर्स्ट होगा, है ना। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, ए ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। डी का सेकंड। ठीक है, प्रोटेरोजोइक कह रहा, पता नहीं है एनसीईआरटी में कि नहीं, मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली ये। तो ये आपको माइंड मैप में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक कितने क्वेश्चंस मिले माइंड मैप से? 39, है ना। आ जाओ इधर, ये सारा आपका 40वां क्वेश्चन हो गया। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर, सॉरी ग्लैंडुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स में देखने जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, ये देखो यूनिसेलुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो मिलेगी आपको सेलिवरी ग्लैंड में, और ये देखो मल्टी सेलुलर जो है सेलिवरी ग्लैंड में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और एक मिनट, ये नहीं, ये हट क्यों नहीं रहा है? हाँ हट गया, सही है। ये मैंने गलत कर दिया है बच्चों। जो मल्टी सेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये सेलिवरी ग्लैंड में दिखेगी। ये देखो मल्टी सेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेलिवरी ग्लैंड में दिख रही है। ठीक है, अच्छा एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये कहाँ देखने को मिलेगी? तो एंडोक्राइन में मतलब बेसिकली जिससे वो मिलता हो अपना, क्या कहते हैं उसे, कुछ ना कुछ, अरे यार, हार्मोन मिलता हो, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो किससे मिलता है हार्मोन? हाँ ये मिल जाएगा आपका पैंक्रियास से। ठीक है, तो पैंक्रियास में क्योंकि दोनों पार्ट होते हैं ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये पैंक्रियास में हो जाएगा। कंपाउंड एपिथेलियम बचा है जो कि मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। तो ये चारों चीजें आपको माइंड मैप में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का होगा, लगा तो एक फोर्थ, है ना। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन, डी का सेकंड। डी का सेकंड सही है। ठीक है, तो ये हो गया 48 क्वेश्चन। ये भी आपको एनसीईआरटी में, सॉरी माइंड मैप में नहीं देखने को मिलेगा। रिगार्डिंग कैटेलिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है ना, कि कैटेलिस्ट कैसे काम करता है। तो देखो सबसे पहले जब कैटेलिस्ट जो होता है वो जाके सबस्ट्रेट से जुड़ जाता है ना। सबस्ट्रेट के बॉन्ड तोड़ेगा और खुद जाके सबस्ट्रेट से ज्यादा जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, ये पहला हमारा होगा। सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, तो ई सबसे पहले आ जाएगा। फिर आ गया हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये सेकंड हो जाएगा। तो ई के बाद हमारा सी आएगा, सॉरी ए आएगा, है ना, जहां पे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा? एंजाइम रेडी टू बाइंड विथ, ये तो आखिरी सब्सटेंस होगा, है ना। एंजाइम रेडी टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट, अगले सबस्ट्रेट से जब बाइंड कर रहा है तो मतलब ये आखिरी स्टेप होना चाहिए। तो टोटल 5 है ना, ये पांचवा स्टेप होगा हमारा लास्ट वाला। तो बी आखिरी में आना चाहिए। ये देखो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, ई ए डी सी बी, ये आपका ऑप्शन सही होगा। हाँ, सेकंड आपका कहाँ जाएगा? ई ए के बाद आएगा डी। डी कौन सा है? केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा डी। फिर आएगा चौथा, है ना, सी आ जाएगा, ये हमारे चौथे नंबर पे आएगा। पांचवें में नेक्स्ट एंजाइम से जुड़ने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, माइंड मैप नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 199 देखो क्वेश्चन, कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच के बारे में यही एक पेज है, इसी एक पेज से सारे क्वेश्चन है। देखो 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबुल्स जंक्शन एट फोरगेट एंड मिडगेट, और देखते हैं कहाँ पे है। 6 to 8, ये देखो
ऑन जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट रिंग ऑफ 6 to 8 ट्यूब्यूल्स। ये हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीकी के बारे में बात हो रही है। तो और ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल मैंने लगाया है ना, इसने माल्फिजियन ट्यूब्यूल लगा दिया, ये गलत है। ये हो जाएगा गैस्ट्रिक सीकी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। रिंग ऑफ 100 to 50 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स मिडगट और हाइंडगट के उस पे जंक्शन पे। ये मैंने नहीं लिख रखा है शायद इसमें, है ना, ये लिखा रखा है देखो। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 100 से 150 माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ऑन जंक्शन ऑफ मिड एंड हिंडगट। हिंडगट तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो जाएगा, ये 100 से 150 वाला काम जो है ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल का, तो ये मैंने। ठीक है। फिर कौन सा आ जाएगा, स्ट्रक्चर्स यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, फूड को स्टोर करता है क्रॉप। ठीक है, इसी में होगा, ध्यान दे देना। ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ फ्रूट जो होता है गिजर्ट का काम होता है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का हमारा सेकंड हो जाएगा और सी का थर्ड हो जाएगा। ए का 4, एक सेकंड, ए का 4, बी का सेकंड होगा ना, हाँ, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा, इसने गलत लगा दिया, फोर्थ, है ना। तो ये एक ही पेज का है कॉकरोच, इसी में सारे क्वेश्चन। ठीक, 199 हो गया। अच्छा, ये भी आपको मिल जाएगा, मतलब ये 41 क्वेश्चन था ना, हाँ, वो 41 हो गया। इधर आ जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो आपको माइंड में देखने को मिल ही जाएगा। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिव लेस परमिएबल, गलत है, ये मोर परमिएबल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। स्टूडेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज गलत। तो ये हो गया 42वां क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, है ना। हाँ, और यही आखिरी क्वेश्चन था हमारा जूलॉजी सेक्शन का। ठीक है, तो अच्छा, अभी यहां से शुरू होगा हमारा बॉटनी सेक्शन, उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो 42 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं जूलॉजी में, 42 आउट ऑफ 50। ठीक है, तो एक साइड मैंने वो पेपर ओपन कर रखा है और दूसरे साइड हमने ओपन कर रखा है वो पेज माइंड मैप का, जहां पे आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पेपर में देखो आप, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, क्रोमोसोम के किस फेज में, सॉरी, क्रोमोसोम से किस फेज में स्पिंडल फाइबर जाके कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको आंसर दे रखा है। यहाँ पे आप माइंड मैप में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला माइंड मैप खोलोगे, यहाँ पे देखो मेटाफेज आपको दिखा रखी है, और मेटाफेज में मैंने दिखाया कि सेंट्रोसोम जो है, यहाँ से स्पेंडल फाइबर निकल रहे हैं और जाके क्रोमोसोम से अटैच हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको सेंट्रोमेयर क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है, ये सब भी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखोगे तो ये तुरंत आपका आंसर आ जाएगा कि मेटाफेज में काइनेटोकोर्स जो होते हैं उससे जाके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन सही होगा। 102 देखो, कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट, प्लांट की एक सेल से अगर पूरी प्लांट जनरेट हो जाए तो उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, तो इसको टोटी पोटेंसी कहते हैं। और ये देखो टिश्यू कल्चर का हमारा ऑप्शन यहाँ पे है, टिश्यू कल्चर में सेकंड पॉइंट ही आपको दिखा रखा है, टोटी पोटेंसी, है ना। कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम सेल या फिर एक्स प्लांट, है ना, किसी सेल से या एक्स प्लांट से पूरा प्लांट जनरेट करना, इसी को टोटी पोटेंसी कहते हैं। और ये आपका सामने, है ना, ऑप्शन आ गया टोटी पोटेंसी, तो ये भी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि ना कितने क्वेश्चन माइंड मैप से आ रहे हैं, एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, दो, है ना, जो डायरेक्ट माइंड मैप से आपको दिख जाए। 103 देखो, बोला बुलीफॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो बुलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं मोनोकॉट लीफ में पाई जाती हैं। तो ये देखो मोनोकॉट लीफ का हमारा टॉपिक है जो आइसोबाइलेट्रल या मोनोकॉट लीफ जिसे कहते हैं। और यहाँ पे आप देखो साइड में मैंने दिखा रखा है, थोड़ा जूम करते हैं जरा, ये देखो दिखा रखा है ना, देखो मैंने आपको दिखा रखा है बुलीफॉर्म सेल्स बड़ी लार्ज एम्प्टी कलरलेस एपिडर्मल सेल्स होती हैं। और अगर आप वीडियो देखो तो मैं समझा भी रहा हूँ कि ये आपकी जो लीफ होती है उसको कर्ल करने में या वापस से बड़ी होने में, है ना, वापस अनकर्ल होने में आप कह लो हेल्प करती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन आपका इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट। तो ये भी, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी कि आप वीडियो भी देख लिया करो, वीडियो आप देख लोगे तो कुछ और चीजें भी आपको पता चलेंगी, आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा देखो, पैरेनकाइमा इज लिविंग बट कॉलेनकाइमा इज डेड टिश्यू, अब ये मैंने नहीं दिखा रखा है ना, तो माइंड मैप में ये ऑप्शन पहला जो स्टेटमेंट है ये मैंने नहीं रखा है माइंड मैप में, तो ये तो आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपको तुरंत मिल जाएगा, जिम्नोस्पर्म लैक्स जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ये आपको तुरंत मैं दिखाता हूँ। ये देखो जाइलम का टॉपिक है और जाइलम वेसल के सामने देखो लिखा हुआ है डेड नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, जाइलम वेसल जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, तो वही चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो, सॉरी, स्टेटमेंट वन जो है वो तो गलत है, क्योंकि पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा दोनों लिविंग टिश्यू होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा डेड होती है। ठीक है, तो वो जो कि आप माइंड मैप से नहीं देख सकते हो, लेकिन ये आप दो स्टेटमेंट सेकंड है जिम्नोस्पर्म लैक्स जाइलम वेसल, ये आप तुरंत माइंड मैप से देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। और फिर 105 पे चलते हैं।
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन, अब ये आपको माइंड मैप में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, इसमें देखो, है ना। तो ये एनसीईआरटी का फिगर है, और एनसीईआरटी के इस फिगर में आप देखो बी और सी जो दे रखा है, बी एंड सी, ए हाइपोगाइनस है, बी एंड सी पेरीगाइनस है, और डी एपिगाइनस है। तो बी एंड सी वाला फिगर आपको दिखाया गया है, तो ये दोनों के दोनों पेरीगाइनस होंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का फिगर है, ये माइंड मैप में नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं 106 पे। 106 देखो, हाँ 106 में देखो, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस का काम जो है ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन है जो कि आपको माइंड मैप में मिलेगा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। तो ये जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का माइंड मैप है, सॉरी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का माइंड मैप है, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे जैसे न्यूक्लियोलस की बात करें, यही कहीं लिखा होगा देखो। गोल्गी बॉडी की बात करें, है ना, गोल्गी बॉडी देखो लिखा हुआ है, पैकेजिंग फंक्शन जो है, पैकेजिंग साथ में फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो यही तो ऑप्शन है आपका, देखो आप ऑप्शन में देखो, गोल्गी बॉडी कहाँ गया, देखो गोल्गी बॉडी, ये देखो साइट ऑफ फॉर्मिंग ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इसी तरीके से सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल वाला ऑप्शन मेरे उसमें नहीं है माइंड मैप पे, ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्डविल होता है। न्यूक्लियोलस मैंने आपको बता रखा है, इसी चैप्टर में आप देखोगे अभी थोड़ी देर में लिखा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे आरआरएनए सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है, ये भी मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो पांचवा क्वेश्चन है, मतलब 106 है, ये आपको मिल जाएगा माइंड मैप पे तुरंत, ठीक है। अगर आप माइंड मैप देखना तो उसमें न्यूक्लियोलस, ल्यूकोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी तीनों को आपको दे रखे हैं, बस सेंट्रियोल का कार्टविल अरेंजमेंट जो है वो नहीं दे रखा है, ठीक है। तो 106 जो है इसका आपका सेकंड ऑप्शन था यहाँ पे, ए का थर्ड, बी का सेकंड, है ना, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। आगे चलें, देखो 106 हो गया। 107 देखो, हाँ देखो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस, हर बार मैं कहता था इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये देखो आपको माइंड मैप में दिखा रखा है। एसिटिक एसिड जो है एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलता है, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से, ब्यूटाइलिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलियम से, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से, और फिर यहाँ पे देखो स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। स्टेटिस मोनोकस मोनस्कस परपुरस जो कि स्टेज से मिलता है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। सब आंसर आपको सामने लिखा है ना। ब्यूटाइकम क्या होगा, ब्यूटारिक एसिड, सैक्रोमाइसिस जो होगा ये एथेनॉल बनाएगा, है ना। ये आप क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस वाला पॉइंट भी इसी में है, इसी चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है कि वो क्या कहते हैं उसे, ब्रीवर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट कैसे कहते हैं, है ना, क्योंकि जो अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं उनमें इस ये काम आता है, इसी वजह से इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, और क्योंकि ब्रेड बनाने में काम आता है तो बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको एनसीईआरटी माइंड में मिलेगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे हमें ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे हमें ये मिलता है, साइक्लोस्पोरिन देखो यहाँ पे लिखा है ना। और स्ट्रेप्टोकोकस से हमें स्ट्रेप्टोकाइनेस मिलता है, तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन है जो कि आपको माइंड मैप में देखने को मिलेगा, है ना। 108 देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज प्राइमरी डिफाइंड बाय थ्री रीजंस इन डीएनए एंड दीज आर, तीन रीजंस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं डीएनए में, आपको दिखाता हूँ। ये देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तीन रीजन, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, सामने आंसर पहला ऑप्शन ही प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तो तुरंत देखने को मिल गया, ठीक है। ये हमारा आठवां क्वेश्चन हो गया जो कि मिल गया, है ना। नहीं ये सातवां हो गया, सॉरी, ठीक है। तो आठ हमने क्वेश्चन किया, आठ में से सात आप माइंड मैप से डायरेक्ट कर रहे हो। अब आप देखो, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, ये देखो मैंने आपको रेड डेटा बुक पढ़ाया था, है ना, एक वीडियो मैंने बताया था, एक ही वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। और रेड डेटा बुक ये जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और इसके अलावा जो क्या कहते हैं इकोलॉजी वाले माइंड मैप थे उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड होता है, सॉरी इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, ये मेंटेन किया जाता है आईयूसीएन के द्वारा, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसी को हम डब्ल्यूसीयू अब कहने लगे, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहने लगे, ठीक है। तो ये आपको माइंड मैप में ये भी मिल जाएगा, माइंड मैप में क्या दूसरे वाले मतलब उसमें आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आठवां क्वेश्चन, ठीक है, आईयूसीएन ऑप्शन होगा इसका। 110 देखो, व्हाट इज फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए करिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर टू एलियन ऑर्गेनिज्म। तो अगर एक नॉर्मल सा जीन हम काट दें, है ना, और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दे तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओराई नहीं होता है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपने पढ़ा है, ओराई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है, देखो ए ऑप्शन है, पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, बिल्कुल गलत है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ओराई नहीं है। इट में गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, अब ये हो सकता है बाई चांस, है ना, इसकी भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन बाई चांस हो सकता है कि ये जो मेन डीएनए था उससे जाके जुड़ सके, है ना, ये बाई चांस हो सकता है। इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, ये भी गलत है। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डीएनए, ये भी बात, हाँ, एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। देखो बात तो ये भी सही होनी चाहिए, है ना, कि जो बाहर से हमने डीएनए डाला है वो क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, है ना, एलियन पीस मतलब बाहर से हमने डीएनए लाया है, वो क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट थोड़ी है।
ठीक है। ई वाला देखो, इट शोज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, तो ये हो सकता है, ई वाला ऑप्शन जो है हो सकता था अगर ओराई होता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा बी और डी आ रहा है, लेकिन हमारे पास देखो बी और डी का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ए बी है, ए ई है, डी ई है और बी सी है। अब सी ऑप्शन देखो, इट में मल्टीप्लाई एंड गेट एडिटेड अलोंग द होस्ट डीएनए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि वो मल्टीप्लाई करे अगर उसके अंदर ओराई बाई चांस आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा आप कह लो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं जो कि मैच नहीं कर पा रहे हैं सही से। ठीक है, तो वैसे ऑप्शन यहाँ पे आपको 110 का डी वाला ही होगा, बी और सी, और ये आपको हमारी माइंड मैप में मिलना मुश्किल है, क्योंकि ओराई के बारे में तो मैंने बताया, लेकिन इतना डिटेल माइंड मैप में हम नहीं पढ़ते हैं। यही तो बात है कि रिवीजन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा लाइक लंबी क्लासेस नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर यही चैप्टर जो मैं डीएनए का है, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है ना, बायोटेक अगर मैं आपको इस लेवल पे पढ़ाता तो आपको 8-10 दिन लगता, लेकिन मैंने वो 1 घंटे में बायोटेक खत्म किया है ना, और मैक्सिमम पॉइंट्स लेके खत्म किए, क्योंकि यही पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको 8-10 दिन में समझाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 110 का फोर्थ ऑप्शन होगा, और ये आपको मेरे ख्याल से माइंड मैप में नहीं दिखेगा। हाँ, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अभी तक कितने माइंड मैप में क्वेश्चन आ गए आपको? 8 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, 111 देखो। देखो, अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विथ अ रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन, तो पिंक और रेड क्रॉस किया गया। व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज आर एक्सपेक्टेड बाय द प्रोजेनी, ये भी आपको माइंड मैप में मिल जाएगा, बस ये क्रॉस नहीं दिखेगा, है ना। आपको मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी माइंड मैप में दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखो कौन सा ले रहे हो, पिंक ले रहे हो स्नैपड्रैगन, और पिंक स्नैपड्रैगन किस तरह का होता है, तो इसको सामने मेरे होना चाहिए। हाँ देखो, ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था आपको, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन की बात हो रही, देखो सामने लिखा है स्नैपड्रैगन या एंटी राइनम स्पीसीज, सामने लिखा है। ठीक है, मैंने बताया कि कैपिटल आर रेड होगा, स्मॉल आर व्हाइट होगा, अगर कैपिटल आर स्मॉल आ गया तो पिंक हो गया, और इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, दोनों से मैच नहीं करता। अब हमें क्या करना है, एक पिंक फ्लावर है, तो पिंक फ्लावर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, तो हमने कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिया, इसको हमने क्रॉस किया है एक रेड फ्लावर, और रेड देखो तभी आएगा जब कैपिटल आर होगा, है ना। तो कैपिटल आर से रिक्वायर हमने इसका क्रॉस करा दिया, तो यहां से हमें स्मॉल और कैपिटल आर दो यहां से मिलेंगे, है ना, गैमेट्स, और दूसरे वाले से हमें सिर्फ एक ही गैमेट मिलेगा, कैपिटल आर, तो इसका आपको क्रॉस कराना है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर मतलब आपको सिर्फ कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब पिंक, और कैपिटल आर मतलब रेड, दो ही तरह के फ्लावर्स मिलेंगे, तो ओनली पिंक एंड रेड। देखो थर्ड ऑप्शन, रेड फ्लावर्स एज वेल एज पिंक फ्लावर, तो ये भी आप माइंड मैप से 2 सेकंड में कर सकते हैं, है ना। सिर्फ नॉर्मल क्रॉस का क्वेश्चन है, तो 9th क्वेश्चन हो गया, 9वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैच लिस्ट 1 with 2, देखो आपको मैच करना है, ये भी माइंड मैप में मैं दिखाता हूँ आपको। प्रोटिस्टा का यहाँ पे आपको वो दे रखा है, मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है ना, एक सीक्वेंस में मुझे फोटो लगानी थी, फोटो सीक्वेंस में नहीं लग पाई है। हाँ देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन बेसिडियोमाइसिटीज है, तो आप बेसिडियोमाइसिटीज जब फंजाई वाला चैप्टर देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो देखो राइजोपस जो होता है, जैसे एस्टिरेगो हो गया, इसको स्मट फंगस कहते हैं, सामने देखो आपको लिखा एस्टिरेगो स्मट फंगस। पक्सीनिया को रस्ट फंगस कहते हैं, तो देखो पक्सीनिया को रस्ट फंगस कहते हैं। अगेरिकस को मशरूम कहते हैं, तो अगेरिकस को मशरूम कहते हैं। ठीक है, राइजोपस को ब्लड मोल्ड कहते हैं, और राइजोपस जो है वो अलग जगह पे लिखा हुआ है, तो राइजोपस को ब्लड मोल्ड कहते हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन, 12 में से 10 क्वेश्चन आपको अभी तक माइंड मैप से डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ माइंड मैप आप पढ़ के आते तो ये क्वेश्चन कर लेते। 112 हो गया, 113 पे आ जाओ। हिंट D2 always cut DNA molecules at a particular point called recognition sequence and it consists of recognition sequence जो था हिंट D2 का कितने का था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा हो गया, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखो। अच्छा, E को R1 का हमें रिकॉग्निशन पता है, हिंट D2 का नहीं पता है ना, क्योंकि हिंट D2 का एनसीईआरटी में दिया ही नहीं गया, है ना। तो हिंट D2 का अभी देखते हैं हम, रुको सर्च कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हिंट D2, हिंदी टू लिख दिया है, रुको एक सेकंड। पता नहीं कह रहा है कंसिस्ट ऑफ कितने बेस पे। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी टू का जो सीक्वेंस है वो मेरे ख्याल से हम लोग को नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में हमें दे रखा है इको R1 का, है ना। देखो कुछ इस तरीके का सीक्वेंस आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हो एनसीईआरटी से बाहर है ना, जीटीपी और फी वाई PUAC, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, इस तरह का हमने कुछ नहीं पढ़ रखा है। हाँ देखो 6 बेस पेयर ही सही ऑप्शन होगा, है ना, ये हिंदी टू की बात हो रही है, कट DNA मॉलिक्यूल एट 6 बेस पेयर, तो सही बात है।
अब यहाँ पे इन्होंने भी नहीं दे रखा है, देखो सीक्वेंस किसी ने नहीं दे रखा है कि हिंदी 2 का सीक्वेंस क्या होगा, है ना। इको R1 का सीक्वेंस देखो, अ, एक सेकेंड, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ इको R1। हाँ देखो, रिकॉग्निशन सीक्वेंस इको R1 का हम लोग को पढ़ा रखा है और एनसीईआरटी में बता रखा है, GAATTC। तो ये क्वेश्चन भी आपको माइंड मैप में नहीं मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। हालांकि इसने सही कर रखा है ना, जिसका भी पेपर है, क्योंकि 6 बेस पेयर का ही होगा, है ना। तो आंसर तो आपका 6 बेस पेयर ही है, बस ये है कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो ये भी आपको माइंड मैप में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। 14 देखो, विच मच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगेन ये भी आपको मतलब उसमें मिल जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो मेरा सेक्शन है, मतलब जो क्या कहते हैं उसे, मालिक, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है, उसमें आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने बताया है। देखो 3 फैक्टर मैंने बताया, 3 पॉइंट मतलब मैंने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस में। कौन सा पॉइंट है? इन हेट्रोजाइगस पेयर वन एलील डोमिनेट्स ओवर अदर, ठीक है, हेट्रोजाइगस पेयर में एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा। दूसरी चीज, फैक्टर अकर्स इन पेयर, हमेशा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, इस तरह के पेयर में होंगे। फिर कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, 3 ही पॉइंट मैंने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस में। अब देखो कौन कौन से पॉइंट इसमें देख रहे हैं। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेट अदर, सामने दिख रखा है आपको, है ना, आपको सामने ही दिख रखा है, तो ये पॉइंट डायरेक्ट आपका माइंड मैप में है। Alleles do not show any expression in both characters appear such as F2 जनरेशन, ये आपको मैंने बता रखा है F2 जनरेशन में कि दोनों कैरेक्टर्स दिखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। इसी चैप्टर में मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखा रखा है, देखे हो सकता है अगर आगे दिया रखा हो, बहुत आगे होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसी चैप्टर में मैंने आपको दिखा रखा है। रुक जाओ, अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ, नहीं है ठीक है, मैंने फोटो नहीं ले रखी है लेकिन मैं दिखाऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। जहां मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखा रखा है वहीं पे मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको दिखा रखा है। एक सेकंड रुक रहा बस। हाँ देखो, ये देखो मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे दिखा रखा है और आपको इनहेरिटेंस ऑफ वन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और देखो F2 जनरेशन में आपको टॉल और डॉर्क दोनों देखने को मिलता है। तो ये भी डायरेक्ट आपको माइंड मैप से क्वेश्चन है ना, सेकंड वाला भी। कहाँ गया, एक सेकंड, कई चीजें खुल गई हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला भी करेक्ट वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन ये भी आपको डायरेक्ट आपको माइंड मैप पे देखने को मिलेगा। सी फैक्टर देखो, फैक्टर अकर्स इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, एक नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट में फैक्टर पेयर में होते हैं, आप डायरेक्ट देखिए फैक्टर अकर्स इन पेयर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपको डायरेक्ट माइंड मैप में दिखेगा। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी पॉइंट डायरेक्ट मैंने देखा हुआ है। कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, कैरेक्टर जो होते हैं वो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, तो फैक्टर वो चीज है जो कि कैरेक्टर कंट्रोल करता है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ई ऑप्शन देखो, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही पेरेंट का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, तो ये F1 जनरेशन के लिए टू है ना। F2 में तो आपको लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के दोनों तरह के, है ना, डॉर्फ और टॉल दोनों तरह के मिलेंगे, लेकिन F1 में ये सही है। अब देखो वैसे तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, A C D, है ना, लेकिन ACD जहां है कहीं पे है नहीं, है ना। देखो आप देखो ABCD है, ACD कहीं पे नहीं है, क्योंकि तीन तो ऑप्शन नहीं सही है हमारे पास, A C और D, तो हमें E ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। और ये मान के चलना पड़ेगा कि ये F1 जनरेशन की बात हो रही है, F2 की नहीं, क्योंकि F2 में तो दोनों कैरेक्टर दिख जाते हैं ना, F1 की वही बात हो रही है, ठीक है। और इसी वजह से A C D और E, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये ना 11th क्वेश्चन है ना, ये हमारा 11th क्वेश्चन है जो कि माइंड मैप से डायरेक्ट आपको देखने को मिला, 14 में से 11, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है। 15 देखो, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन केयर। अब वैसे तो नॉर्मली ये एक्स सीतु होता है, ये एक्स सीतु की बात हो रही है, एक्स सीतु कंजर्वेशन, यहाँ लिखते हैं नीचे, नॉर्मली तो ये एक्स सीतु कंजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन एक्स सीतु ऑप्शन में ही दे रखा है, तो एक ही चीज है हमारे पास, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, तो ये भी आप डायरेक्ट माइंड मैप देख सकते हो, है ना। माइंड मैप में आपको एक्स सीतु इन सीतु डायरेक्ट बताया गया है ना, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है ये भी आपको डायरेक्ट बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन हो गया ना, हाँ 12वां क्वेश्चन हो गया। 16 में देखो, ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज्ड टू ग्रास एज ऑक्सिन। अब देखो ऑक्सिन जो होता है वो वीड हटाता है, लेकिन ग्रासेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों। अब देखो नेक्स्ट आपका यही है, ऑक्सिन के बारे में मैंने इतनी ही चीजें बता रखी है, इसमें मैंने देखो लिखा हुआ है डायरेक्ट 2,4D, ये एक ऑक्सिन है एक तरह का, है ना, सिंथेटिक ऑर्गन है जिसको 2,4D कहते हैं, मतलब मैन मेड है ये किल करता है डाइकॉट वीट को, डोंट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट, ये मैच्योर मोनोकॉट को कोई इफेक्ट नहीं करता, और ग्रास क्या है, एक मोनोकॉट। तो ये देखो फोर्थ ऑप्शन देखो, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट, मैच्योर मोनोकॉट को, तो डायरेक्ट आपका आपको आंसर दिख रहा है ना, कि वहां से उठाया डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट टाइप का आपको दिख रहा होगा, है ना।
तो ये देखो अब 13 क्वेश्चन हो गया जो कि आपको माइंड मैप से देखने को मिला। ये पहली बार है जब मैं गिना रहा हूँ कि क्वेश्चंस कितने माइंड मैप से आए हैं, है ना। 3 साल हो गए, हर बार बच्चे कहते हैं कि सर आप एक बार ये तो बताओ कि कितने क्वेश्चंस माइंड मैप से आए। तो कई बार मैंने एक को बार नहीं बताया, है ना, हर बार मैं हटा देता हूँ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि देख रहा हूँ मेहनत कितनी है एक एक चीज मैच करना, आलसी इंसान हूं मैं। 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी मैंने आपको दिखा रखा है। ये देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का माइंड मैप आप खोलोगे, नीचे सिमेट्री दे रखी है। सिमेट्री में देखो एक्टिनोमॉर्फिक में जिसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, मस्टर्ड, दतूरा, चिली, तीन ही चीजें, मस्टर्ड, दतूरा, चिली। आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है दतूरा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 14 था ना। हाँ, ये 14th क्वेश्चन है जो कि माइंड मैप से आपको देखने मिला। ठीक है, 18 देखो, द को फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ये भी डायरेक्ट माइंड मैप में है। देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये भी माइंड मैप में है। ये देखो, को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं और इसमें जो मेटल आयन का ऑप्शन है, ये देखो, फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताते हैं। एग्जांपल, जिंक इन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जिंक एक को फैक्टर है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना। जैसे प्रोस्थेटिक एक को फैक्टर है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम भी को फैक्टर होते हैं, मेटल आयन भी को फैक्टर होते हैं। यहाँ पे जिंक जो है वो को फैक्टर है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। तो डायरेक्ट वही ऑप्शन डायरेक्ट आपको उठा के पूछ लिया, और ये देखो आपका जिंक यानी सेकंड ऑप्शन सही हो गया। तो ये 15th क्वेश्चन हो गया। 19 पे आ जाओ, 19। द इक्वेशन ऑफ वर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज इतना, फ्रॉम दिस इक्वेशन के इंडिकेट्स। मतलब आपको इक्वेशन नहीं पूछा है, सिर्फ बताया के क्या होता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट माइंड मैप से। ये देखो, मैंने वो दिखाया है कि वर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ आपको मैंने दिखा रखा है। दिख रहा है ग्राफ, एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ, दिख तो रहा है ना। और यहाँ पे मैंने देखो आपको दिखाया लैग फेज है, फेज ऑफ एक्सलेशन है, डिसेलेशन फेज है, एसिम्प्टोट आ गया है। और इसमें के क्या है, मैंने इक्वेशन लिखी हो, के देखो लिखा है कैरिंग कैपेसिटी। के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन हो गया, है ना, 16 क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, 20 पे आ जाओ। इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम बाय मेलोनेट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखो ये भी डायरेक्ट है। ये देखो, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर में, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी कौन चेंज करता है, टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, और तीसरा देखो इनहिबिशन। इनहिबिशन में मैंने क्या लिखा है, देखो, एक सेकंड रुक जाओ, देखो मैंने क्या लिखा है, दिख रहा है क्या। हो सकता है ना दिख रहा हो यार, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, थोड़ा मैं अपने आप को साइड करता हूँ। हम्म, या फिर अभी देखो, हाँ अब दिख रहा होगा ना। मैं 1 मिनट के लिए एकदम ही अलग हो जाता हूँ। देखो लिख रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस बाय मेलोनेट। मतलब मेलोनेट से सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस का जो क्या कहते हैं इनहिबिशन होता है, वो एक तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ठीक है, समझ में आया। तो ये देखो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, है ना। तो ये क्या हो गया, 17th क्वेश्चन हो गया जो कि डायरेक्ट माइंड वेब से आया, है ना। 20 में से 17, काफी बढ़िया स्कोर चल रहा है। 121 पे आ जाओ, देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेकंड, क्रोमोसोम जो होते हैं बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। ये भी मैंने माइंड में बता रखा है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्टोटीन स्टेज है, क्रोमोसोम कॉम्पैक्टेशन होता है, मतलब क्रोमोसोम एक दूसरे में कॉम्पैक्ट मतलब स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, तो वही लिखा हुआ है, क्रोमोसोम धीमे धीमे विजिबल होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो लेप्टोटीन में एक ही लाइन मैंने लिखी है, उसी क्वेश्चन है। सेकंड लाइन देखो, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में। अब देखो डिप्लोटीन स्टेज में क्या लिखा है मैंने, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कैसमेटा फॉर्मेशन। दो ही लाइन मैंने लिखी है, और जो पहली लाइन है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये आ जाता है ना। बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही होंगे, है ना। इसमें आंसर गलत रखा रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन सही होंगे। बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर ट्रू, है ना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ये भी आपको डायरेक्ट माइंड मैप से दिख गया। ये कौन सा 18th क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ, 122 देखो, ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस विकास। ट्रॉपिकल लेवल में बहुत अच्छी स्पीसीज रिचनेस है, क्यों, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने स्पीसीज डाइवर्सिटी, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, देखो, एक सेकेंड, देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल एरिया की ज्यादा है, टेम्परेट की कम है, क्यों। अब देखो, अब रीजन पढ़ते हैं। देखो 3 रीजन मैंने आपको दिखा रखे हैं। पहला रीजन है स्पेसिएशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेट रीजन गेट कवर्ड इन आइस फ्रीक्वेंटली व्हाइल ट्रॉपिकल रीजन रिमेन मोस्टली अनडिस्टर्ब। दूसरा रीजन है ट्रॉपिकल एरियाज में लेस सीजनल होते हैं जो टेम्परेट से। तीसरा रीजन है ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा सनलाइट होती है। और यही 3 रीजन आपको दिखा रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन देखो,
ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। ये पहला मैंने सेंटेंस लिखा है, वही पहला ऑप्शन है। हेंस मोर टाइम फॉर अवेलेबल फॉर स्पेस डाइवर्सिटी, सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर मोर सीजनल, ये गलत हो गया, मैंने दिखाया आपको, देखो ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं वो लेस सीजनल होते हैं, यहाँ पे लिख दिया ट्रॉपिकल एरियाज मोर सीजनल हो गए, तो ये भी डायरेक्ट आपको माइंड मैप से दिख गया है ना। मोर सोलर एनर्जी इन अवेलेबल इन टॉपिक्स, बिल्कुल सही है ना। देखो ट्रॉपिकल एरियाज मोर सनलाइट, तीसरा टॉपिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एकदम सेम है ना। कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन, अब ये सही बात है। कांस्टेंट जब इन्वायरमेंट होता है तो नीश का स्पेशलाइजेशन होता है, बेसिकली आप कह लो स्पेशिएशन हो जाता है ना, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन के लिए टाइम मिलता है ना। और ई वाला ऑप्शन देखो, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ये भी सही है। ट्रॉपिकल जो इन्वायरमेंट्स है, देखो लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स लेस सीजनल, जब कोई चीज लेस सीजनल है तो उसको आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। तो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी डी और ई चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना। तो 122 का सेकंड, और ये हमारा कितना, कौन सा क्वेश्चन था, 19वां क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिखा है ना। ठीक है, 123 देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डिस्टिंक्ट टू फॉर्म रूट, रूट कहां से बनती है, रेडिकल से, और रेडिकल कौन है। अब तो मैंने फिगर भी रखा है माइंड मैप में, ये देखो मोनोकॉट का मैंने फिगर रखा है सीड का, और ये देखो मैंने लिखा है प्लीम्यूल, और नीचे लिखा है रेडिकल, रेडिकल से रूट बनती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, है ना। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सी जो है यही आपका रेडिकल, यही आपका रेडिकल है ना। तो ये हो गया 20वां क्वेश्चन हमारा। 124 देखो, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, एविल क्वार्टेट मैंने डायरेक्ट लिख के देख रखा है, देखो फोर मेन रीजंस, एक सेकंड दे यार, हाँ देखो फोर मेन रीजंस एविल क्वार्टेट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, देखो लिखा हुआ है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मेजर कॉसेज देखने हैं, ठीक है। को एक्सटिंक्शन, देखो लिखा हुआ है को एक्सटिंक्शन, ठीक है। एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ पे थे ना। तीसरा ऑप्शन देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एलियन स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बस यही तीनों है। बाकी म्यूटेशन दे रखा है और माइग्रेशन दे रखा है ना, एलियन स्पीसीज होता तो भी हम लगा देते। तो ए बी डी ओनली, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट माइंड मैप से, कौन सा क्वेश्चन था, 21वां, ठीक है, देख रहे हो तुम। 125, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी मैंने दिखा रखा है, देखो द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वाटर पॉलिनेशन सिर्फ 30 जनरा में होता है, एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया हाइड्रिला एंड जोस्टर। अब जब वाटर से पॉलिनेशन होता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो उसमें ना कलर होना चाहिए, कलर होने की जरूरत है ना, होना चाहिए की बात नहीं है, जरूरत नहीं है, ना कलर होने की जरूरत है, ना नेक्टर की जरूरत है। नेक्टर किसको जरूरत पड़ती है, इंसेक्ट को। अब जब इंसेक्ट को अट्रैक्ट ही नहीं करना है तो नेक्टर कलर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन गलत हो गया डायरेक्ट। फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, सही बात है। ये आपको मैंने वन लाइनर में कितने क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसमें डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, ठीक है। और देखो, एक सेकंड रुको जरा, ठीक है, और देखो फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेल्टिंग, और ये देखो मैंने आपको देखा है वाटर में ओनली 30 जनरल पॉलन हैज म्यूसिलेजिनस कोटिंग। कैमरा भी ऑन है, इधर ना आना। पॉलन हैज म्यूसिलेजिनस कवरिंग, तो देखो पॉलन जो है उसके अंदर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग इसी वजह से होती है प्रोटेक्शन के लिए, तो मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा है, तो ये भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा माइंड मैप में। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, ये भी हाइड्रोफाइट्स। अब देखो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, हाँ ये भी सही है, क्योंकि लंबे और रिबन के तरह होने चाहिए, जिससे कि वो पानी के अंदर जो भी मेल गैमेट्स घूम रहे हैं उनको जो है आसानी से पकड़ सके, है ना। जो पॉलन ग्रेन्स है अगर वो बड़े से होंगे, लंबे होंगे, तो वो आसानी से जो फीमेल गैमेट होगी उसके अंदर फंस सकते हैं, जो फीमेल फ्लावर है उसके ऊपर फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। और ई ऑप्शन देखो, इन सम हाइड्रोफाइट्स पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी सही है। पॉलन ग्रेन भाई खुद के अंदर उसके फ्लैजला होता नहीं है, उसके खुद के हाथ पैर नहीं होते हैं, तो जिधर बहाव दे जाता है पानी का उधर ही जाता है, वैसे कहते हैं पैसिव करे, है ना। पैसिव करे करना मतलब जिधर पानी का बहाव दे जाता है उधर ही वो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी सी डी एंड ई वन, यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये भी आप माइंड मैप से देख सकते हो, बस ये एक दो ऑप्शन है जो कि आपको माइंड मैप में नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। बाकी आपका थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 22वां क्वेश्चन था। 126 देखो, पहला स्टेटमेंट, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय क्राई 1AC। बीटी टॉक्सिन में मैंने बता रखा है, देखो बैसिलस थोरेंजिसिस बीटी टॉक्सिन क्राई जीन की वजह से आता है, ठीक है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन बी थोरेंजिसिस, हाउएवर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू, यहाँ पे लिखा था एसिडिक पीएच, और यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है
एक्टिवेटेड बाई एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। तो यहीं पे ये गलत हो गया था, एसिडिक नहीं, एल्कलाइन पीएच एक्टिवेट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा गलत है, यानी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा 23rd क्वेश्चन था जो कि माइंड मैप से आपको देखने को मिला। 127 टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एलील, बता चुका हूं, ये भी मैंने आपको माइंड मैप में रखा हुआ है। देखो आगे बढ़ते हैं, कहीं और है, यह काम करते हैं, रुको रुको, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ यहाँ पे आ गया ना, इसमें नहीं दे रखा है, देखो ये माइंड मैप को यहाँ हमने खोल रखा था ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एलील क्या होते हैं। हाँ यहीं पे रखा है, सॉरी यहीं पे रखा है, देखो ये देखो लिखा हुआ है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जलील जीन इज एलील, है ना। डिफरेंट फॉर्म ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, किसी जीन के अलग अलग फॉर्म, इसी को एलील कहते हैं। दूसरा क्या है, क्रॉस ऑफ प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ये देखो मैंने नीचे दे रखा है, टेस्ट क्रॉस। डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट, जब रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हो तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो टेस्ट क्रॉस। एक सेकंड, जब आप कहते हो टेस्ट क्रॉस, है ना, टेस्ट क्रॉस मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप से रेसेसिव पेरेंट को क्रॉस कराना। अब यहीं पे सी वाला ऑप्शन देखो, क्रॉस ऑफ F1 विथ एनी ऑफ द पेरेंट, इसको बैक क्रॉस कहते हैं, और इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना रखी है ना, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पे एक ही वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें आपको अच्छे समझ आ जाएगा क्या होता है ये। डी देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट, इसको प्लॉइडी कहते हैं, है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। तो ये सब भी आपको डायरेक्ट माइंड मैप से देखेंगे, बस थोड़ा अलग अलग जगह से देखेंगे, है ना। तो ये 24th क्वेश्चन था जो कि माइंड मैप से आपको देखने को मिल जाएगा। 128 देखो, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, कैपिटल बी और स्मॉल बी इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट। तो देखो अब यहाँ पे वही करना पड़ेगा आपको, फिनोटाइप निकालने के लिए आपको किस चीज से क्रॉस कराना है, ये देखो टेस्ट क्रॉस कराना है, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना है। तो इसमें आंसर गलत कर दिया है ना, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका सी, रेसेसिव पेरेंट से आपको क्रॉस कराना है, और यही बैक टेस्ट क्रॉस है। तो ये भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन मतलब यही माइंड मैप से देखने को मिल गया। तो 25th है ना, यही तो दिखा रखा है कि भाई आपको जीनोटाइप ब्लैक प्लांट जो सीड प्लांट है उसका निकालना है, तो किस जीनोटाइप से आप क्रॉस कराओगे, ठीक है। तो कैपिटल बी जो डोमिनेंट है, उसको डोमिनेंट को हम क्रॉस कराते हैं रेसेसिव पेरेंट से, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 129 देखो, लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब देखो ये भी मैंने दिखा रखा है, ये कौन सा 26वां क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट मैंने दिखा रखा है, लिपिड है उसमें। ये पॉइंट देखो, फास्फोरस प्लस लिपिड गिव्स फॉस्फोलिपिड एग्जांपल लेसिथिन। लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड में होता क्या है, फॉस्फोरस और लिपिड होता है, ठीक है। 130 देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। ये भी डायरेक्ट मैंने बता रखा है आपको, ये देखो केल्विन साइकिल में देखो, फॉर वन साइकिल, एक साइकिल चलने के लिए, मतलब एक CO2 फिक्स करने के लिए 3 एटीपी 2 एनएडीपीएच, सामने 3 एटीपी 2 एनएडीपीएच। ये 27वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ग्लूकोज के लिए, क्योंकि 6 कार्बन है एक ग्लूकोज में, तो एक ग्लूकोज के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, और 18 एटीपी 12 एनएडीपीएच आ जाए, ठीक है। 131 देखो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल से। अब देखो ये कैसे होता है, देखो ये कैसे होता है। तो देखो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, मेरिस्टम, है ना, मेरिस्टम होता है। मेरिस्टम जो होता है इसमें डिवीजन होता है, और ये डिवाइड करके हमें कोई ना कोई सेल बनाती है ना, जो कि सेल नहीं डिवाइड कर सकती। आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरिस्टम जो होती है ऐसी सेल बनाती है जो कि डिवाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। कैन अंडरगो चेंजेस टू मेक सेल्स लाइक ट्रैकिड, जैसे सेल जो है ट्रैकिड की जो सेल्स है वो एक तरह की डिफरेंशिएशन से बनी हुई है। डी डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन कैपेसिटी टू डिवाइड, और फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम पैरेन्काइमा, डायरेक्ट आपका आंसर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा इज एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। देख रहे हो, डायरेक्ट उठा के फिगर आपका क्वेश्चन पूछ दिया है ना। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका तुरंत यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल भी आपको दे रखा है, जैसे कि आपको तुरंत पता रहे कि, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बताएगा, और फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल्स, है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 28th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई की क्लासिफिकेशन में कौन क्राइटेरिया नहीं है, ये देखो दिख नहीं रहा होगा शायद, रुको थोड़ा जूम करते हैं और फिर इसको थोड़ा, मैं अपने आप को हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए, ठीक है।
देखो, हाँ देखो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, देखो देखा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी, तीन ही बेसिस है। तो देखो फ्रूटिंग बॉडी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ मिसीलियम है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा जो कि मिला मैंने आपसे? ये था 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, डायरेक्ट माइंड मैप से, है ना। ये चीजें देखो, तो आप समझ रहे हो ना माइंड मैप कितना बढ़िया है। मुझे भी मुझे भी अच्छा लग रहा है देख के, है ना, क्योंकि मैंने कभी मिलाया नहीं था, तो मुझे पता नहीं था इतना इफेक्टिव होगा। और देख लो 133 में, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन इनर वॉल। मैंने आपको थिक बना के दिखा रखी है, माइंड मैप में 3-4 बार बोल रखा है कि जो गार्ड सेल होती है, अरे यार एक सेकंड, जो गार्ड सेल होती है इसमें अंदर वाली वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, है ना। देखो, देखो गार्ड सेल्स की मैंने बना के कई बार पेन चला रखी है ना, बना के दिखा रखा है कि गार्ड सेल की अंदर वाली वॉल जो होती है थिक होती है, मोटी होती है, बाहर वाली वॉल पतली होती है। तो देखो यहाँ पे आपका गार्ड सेल किसमें, सी ऑप्शन में दिखा रखा है, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30th क्वेश्चन था हमारा, समझ में आ रहा है? हाँ, 134 देखो, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। जो लैक्टोज बैक्टीरिया के ग्रोथ में प्रेजेंट होता है वो सेल के अंदर कैसे जाता है? पॉलीमरेज से, बेटा गैलेक्टोसाइडेज से, एसिटाइलेज से, या परमिएज से? तो यहाँ पे देखो मैंने परमिएज में एक ही पॉइंट लिखा है, इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ सेल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये लैक्टोज को सॉरी सेल की जो है परमिबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे कि लैक्टोज आसानी से अंदर आ सके, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका है, हालांकि मैं ये मान के नहीं चलूंगा कि आप माइंड मैप से कर लोगे, क्योंकि डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा है ना। हालांकि अगर आप मेरा वो देखोगे वीडियो, तो वीडियो में मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि परमिएज का काम है सेल की परमिबिलिटी बढ़ा देना, जिससे कि जो हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, मीडियम में मतलब जैसे बैक्टीरिया के आसपास जो लैक्टोज प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ सके। किसका काम है ये? परमिएज का काम है। तो माइंड मैप अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है, और ज्यादा, और भी कई चीजें होती हैं आपको जो कि आपको तुरंत दिमाग में याद रहती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते थे, लेकिन अगर माइंड मैप में आपने वीडियो देखा होता है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं आपने वीडियो देखा है, क्योंकि मैं तो हर बार कहता हूँ वीडियो देखा करो, ठीक है। ये हो गया 31st क्वेश्चन जो कि आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? तो ये देखो डार्क रिएक्शन यही है। अब डार्क रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? CO2 चाहिए, ATP, NADPH। तो ये आपको पता है, यहाँ देखो ATP एंड NADPH यूज्ड इन डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन आप C3 साइकिल या केल्विन साइकिल देखो तो इसमें CO2 एक्सेप्ट करता है, तभी CO2 होने की ही वजह से वो चलती है साइकिल। CO2 नहीं होगा तो साइकिल नहीं चलेगी। तो ये भी आप डायरेक्ट माइंड मैप से देख के कर सकते थे, ठीक है। तो 32nd क्वेश्चन है ये जो कि, है ना, 32 हो गया क्वेश्चन जो कि आपको देख सकते थे माइंड मैप से देख के कर सकते हो, है ना। तो इसमें CO2 NADPH और मतलब ATP तो आपको डायरेक्ट याद रखना था। केल्विन साइकिल आप देखोगे जो कि डार्क रिएक्शन जिसे बेसिकली बायोसिंथेटिक फेज हम कहते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि CO2 की भी जरूरत है, बिना CO2 के काम नहीं होता है ना। फिगर इसीलिए मैंने बता रखा है पूरा आपको। कहाँ चले गए हम, आगे पहुंच गए, हाँ। तो 32 हो गया, 135, 136 पे आ जाओ। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ चलती है? ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करते कहाँ चलती है? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये तीनों आपको पता तो होगा, मतलब माइंड मैप पढ़ोगे तो आप जान तो जाओगे, है ना। ये आप माइंड मैप पढ़ोगे तो जान तो जाओगे, लेकिन दिक्कत ये है कि अलग अलग चैप्टर्स में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी फोर वो नहीं रखा है कोई, है ना, इस जगह पे कोई क्या कहते हैं उसे, स्क्रीनशॉट नहीं रखा है, फोटो नहीं रखी है कोई, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर में है ना। तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है ना, और ग्लाइकोलिसिस जो होती है साइटोप्लाज्म में चलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तुरंत मैंने दिखा के आपको बता रखा था कि इनर मेम्ब्रेन में चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में बनता है ना। तो ये सब मैंने दिखा रखा है, ये सब भी आपको माइंड मैप में तुरंत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 33rd क्वेश्चन हो गया, है ना, 33 क्वेश्चन। बस ये अलग अलग चैप्टर में है ना, दो अलग अलग चैप्टर में, इसी वजह से मैंने फोटो खींच के रखी नहीं है। तो आप देख लेना, है ना, आपको मिल जाएगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, और उसके जस्ट बगल वाला रेस्पिरेशन इन प्लांट, दो चैप्टर्स देखना, दोनों को मिल जाएगा माइंड मैप में देखना, चारों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आ जाओ यहाँ 137, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। अब देखो ये जो है ये छोटे छोटे फेदर लाइक स्टिग्मा है, और ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पाए जाते हैं, जिससे कि अगर छोटे छोटे पॉलिनेट्स जो है, ये जो पॉलिन्स आते हैं तो आके यहाँ पे फंस जाए पॉलन, है ना, जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं ये फंस जाए, इसीलिए बड़ा सा होता है ना, फेदर टाइप का होता है। तो ये देखो लिखा हुआ है विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन, है ना। यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा, एक सेकंड, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे देखो पॉलिनेशन में देखो, विंड पॉलिनेशन में ग्रास एंड कॉर्न, ये भुट्टे का ही फिगर दिखा रखा है आपको, कॉर्न का ही दिखा ही रखा है, ठीक है, फिगर आपको।
और यहाँ पे देखो मैंने लिखा पॉलन जो होती है लाइट और नॉन स्टिकी होता है, और स्टिग्मा जो कि यहाँ पे ये स्टिग्मा है ही, ये क्या है, स्टिग्मा है ना। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लार्ज एंड फेदरी। तो अगर आपने फिगर नहीं देखा है तो आपको हो सकता है ये ना हो पाए, ठीक है। तो इस वजह से हम ये मान के चलेंगे कि आप माइंड मैप से नहीं कर पाओगे। हालांकि माइंड मैप में आपको दे रखा है, लेकिन अगर आपने कहीं फिगर नहीं दे रखा है तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, है ना, दिक्कत ये है। तो ये हम मान के चलते हैं कि माइंड मैप आप देख के नहीं कर पाओगे, है ना। तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट में ऐसे फेदरी स्टिग्मा होते हैं जिससे कि हर तरफ से हवा कैच करी जाए, और उसी हवा के साथ साथ जो पॉलन है वो आके कैच हो जाए उसी में, ठीक है। तो ये 137 हो गया। 138 पे देखो, स्प्रिंग शुगर केन क्रॉप विच विद द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीज द यील्ड। डायरेक्ट आंसर मैंने दिखा है, देखो जिब्रेलिंस में इफ स्प्रेड ऑन शुगर केन, अगर शुगर केन पे स्प्रेड करोगे, कैन इंक्रीज यील्ड बाय 20 टन पर एकड़, 20 टन पर एकड़ के हिसाब से यील्ड बढ़ जाएगी। जिब्रेलिन डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, है ना। तो ये 34वां क्वेश्चन था, ठीक है। आओ, इन एन इकोसिस्टम इफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट टॉपिक लेवल इज, अच्छा देखो 100x प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है फर्स्ट टॉपिक लेवल की, और पूछा गया है थर्ड ट्रॉफिक लेवल की सेम इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। तो ये माइंड मैप में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेके कुछ कंफ्यूजन भी है, अभी कंफर्म आंसर इसका मिल नहीं पा रहा है। हालांकि ज्यादातर जगह इसका 10x आंसर दिख रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो एक लेवल की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, फर्स्ट लेवल की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, वही सेकंड लेवल की हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना। एक लेवल की एनपीपी जो है वो दूसरे लेवल की जीपीपी होती है, इस तरीके से क्वेश्चन निकाला जाता है। तो अगर हम निकालने की कोशिश करें यहाँ पे, देखो यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखो दे रखा है इन एन इकोसिस्टम एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की एनपीपी दे रखी है, एनपीपी कितना दे रखा है, 100x, 100x, ठीक है। व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल की जीपीपी कितनी होगी। तो मैंने बताया जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का एनपीपी है, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, ये एनपीपी है ना, एनपीपी, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जीपीपी हो जाएगा। तो 100x जो है सेकंड ट्रॉपिक लेवल की जीपीपी है, समझ में आया, ये 100x सेकंड ट्रॉपिक लेवल की जीपीपी है। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द जीपीपी, जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो अब सेकंड ट्रॉपिक लेवल की जीपीपी तो हमें पता है, लेकिन एनपीपी नहीं पता। अगर सेकंड की एनपीपी हमें पता होता तो हम कहते हैं वही थर्ड की जीपीपी है ना। तो यहाँ पे थर्ड में हमें कुछ खास डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए हम वेट करेंगे, हो सकता है फोर्थ ऑप्शन सही हो सकता है थर्ड हो सकता है सही हो जाए, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए वेट करना, है ना। जब आंसर की आएगी या जब ये क्लियरिफाई होगा कि ये क्वेश्चन में आंसर कौन सा है, तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ते हैं। 140 देखो, विच आर द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वैराइटीज ऑफ प्लांट। तो ये उस चैप्टर से है जो कि डिलीटेड है, जो हमने देखा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो मैंने ऑप्शन आपको दे रखा है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम डिफरेंट वैराइटीज फ्यूज, मतलब अलग अलग वैरायटी का प्रोटोप्लास्ट लेके फ्यूज करते हैं। लेकिन ये चैप्टर पता है कौन सा, ये चैप्टर है आपका स्ट्रेटेजीज इन फूड इनहेंसमेंट, है ना, वो इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर, जो कि डिलीट कर दिया एनसीईआरटी ने, है ना। इससे क्वेश्चन आने नहीं थे, लेकिन इसमें आया है, ठीक है। क्योंकि कई बार इसको सेल साइकिल वाले चैप्टर में, सॉरी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया जाता है, कभी कभी सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये किस चैप्टर का है, ये इसी चैप्टर का आपका स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 35 पे है मैं, है ना। हाँ 34 के बाद ये तो हुआ नहीं था, हाँ ये 35th क्वेश्चन है जो कि हमें माइंड मैप से देखने को मिला। 141 देखो, अच्छा मोनोकॉर, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, एपीफाइलस। तो देखो देखो मोनोएडल्फस एग्जांपल चाइना रोज, डायरेक्ट आपका क्या कहते हैं उसे चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, डायरेक्ट देखोगे एंड्रोसियम के सेक्शन में, मोडोल्फस एडल्फस चाइना रोज, मोडल एडल्फस चाइना रोज। डायएडल्फस में पी, डायएडल्फस में पी, पॉलीएडल्फस में सिट्रस, पॉलीएडल्फस में सिट्रस, ठीक है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन। एपीफाइलस में आपका लिली हो जाएगा, और ये एपीफाइलस मैंने कहा बता रखा है, इसी चैप्टर में आप लिली वाला जो पढ़ते हो सेक्शन, उसमें बताया है कि कैसे जो स्टमेन होता है वो जाके जो पेरियंथ होता है उससे फ्यूज हो जाता है। स्टमेन और पेरियंथ का फ्यूजन जो है वो एपीफाइलस कहता है, और ये देखो सामने लिखा है स्टमेन प्लस पेरियंथ गिव्स एपीफाइलस, है ना। जो लिली वाला टॉपिक है उसमें भी मैंने, है ना, लिलियसी जो फैमिली है उसमें भी लिखा हुआ है। और अगर लिलियसी फैमिली क्योंकि डिलीट हो गई है तो उससे कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पे आपको सामने लिखा है कि स्टमेन अगर पेरियंथ से फ्यूज हो जाता है तो एपीफाइलस कहते हैं, एग्जाम्पल लिली, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, आप देखो एक छोटा सा बबल है, इतना बड़ा बबल है, इसी इतने से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन के बराबर है ये, है ना, 4 अलग अलग क्वेश्चन ही तो है ये। तो ये हमारा 36 क्वेश्चन है। 142 देखो, इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा साइड में कटा रहेगा ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन इकोलाई। अब इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा डाउट है। देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, अच्छी बात है ना, यही इतना लिखा हुआ है देखो आगे, है ना, ये सही बात है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यानी रेप्लिकेशन हो रहा है ना, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन हो रहा है, और ये 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है, जो कि सही बात है ना। और ये मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे देखो, जो डीएनटीपी से डीएनए बनता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है, ये दिखा रखा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन पढ़ो जरा, क्या दे रखा है। थर्ड ऑप्शन में देख रखा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, नहीं ये तो नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखो, नहीं ये भी नहीं है, गलत है। सेकंड ऑप्शन देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अच्छी बात है ना, कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 3 to 5। हाँ ये तो गलत है, फिर ऑप्शन फर्स्ट ही तो आपका सही है ना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन जो होता है वो सिर्फ 5 to 3 काम करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इन्होंने 3-5 कर दिया। इन्होंने कह दिया कि दोनों डिग्री में काम करता है ना, तो ये भी गलत है। और इन्होंने बोल दिया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज मतलब ये हमारा रेप्लिकेशन नहीं, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 142 हो गया, ये 37 क्वेश्चन है। आओ 143 देखो, 143 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन द मेंबर्स ऑफ फ्यूफाइसी। फ्यूफाइसी की बात हो रही, तो मैंने फाइकोमाइसिटीज खोल रखा है, एक मिनट रुको। ये देखो फ्यूफाइसी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने फ्यूफाइसी में। ठीक है, क्या क्या बात हो रही है देखो, क्या क्या बात हुई है फ्यूफाइसी में, क्या क्या पूछा है। हम्म, एसेक्सुअल स्पोर अकर्स यूजुअली बाइफ्लेजेलेट जो स्पोर। तो देखो जब मैं आपको ये बता रहा था एल्गी का, है ना, तो एल्गी के कॉमन फीचर्स मैंने, देखो यहाँ पे मैंने बताया कॉमन फीचर्स, है ना। एल्गी के कॉमन फीचर्स में यहाँ देखो लिखा हुआ है, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जू स्पोर्स, है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, मोस्टली जू स्पोर्स। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन मतलब पहला आपको तुरंत मिल गया। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली अकर बाय बाइफ्लेजेलेट जू स्पोर्स, सही है, ये आपको डायरेक्ट माइंड मैप में दिख रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली। तो देखो जो सिर्फ oogamous मेथड है वो आता है आपका ये रोडोफाइसी में। देखो ओनली oogamous मेथड गैमेट्स आर फाउंड, तो सिर्फ oogamous रोडोफाइसी मिलते हैं, लेकिन हमारी बात कहाँ पे हो रही है, फ्यूफाइसी की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये भी आपको डायरेक्ट माइंड मैप में मिल गया, है ना, ये स्टेटमेंट गलत है जो कि माइंड मैप में आपको डायरेक्ट मिल। स्टोर्ड फूड इज इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनेरिन, ये भी डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे स्टोर्ड फूड लेमिनेरिन एंड मैनिटोल फ्यूफाइसी के सेक्शन में। ठीक है, और क्या देख रखा है, द मेजर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल आर ए सी एन कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, ये भी आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। देखो पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एन सी प्लस कैरोटीनॉइड प्लस फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, ठीक है, और ज़ैंथोफिल जो होता है एक तरह का सॉरी, जो फ्यूकोजेंथिन होता है एक तरह का ज़ैंथोफिल होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाए, डी भी सही होगा, तो ए सी और डी सही है। ई देखो वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटर साइड बाय जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, ये भी डायरेक्ट मैंने दे रखा है। देखो सेल वॉल सेलुलोज प्लस शीथ ऑफ एल्जिन, सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से, और एल्जिन की शीथ से बनी होती है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन डायरेक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, दिख रहा है ना डायरेक्ट। तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा जो कि मिल गया आपको, 38th क्वेश्चन है। ठीक है, ये 38th क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट माइंड मैप से मिल गया, समझ में आ रहा। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा ए सी डी एन ओनली, है ना, बी वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। 144 पे देखो, अच्छा 144 जो है मैंने यहाँ पे देखो 3 चैप्टर आपको दिखा रखे हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इन तीनों में आपको ये 4 चीजें दे रखी हैं चारों, है ना, कि रॉबर्ट मैन ने क्या किया था, 7 मिलियन की डाइवर्सिटी बताई थी, अलेक्जेंडर वोल्ट हमबोल्ट ने क्या किया था, पॉल एल्ड्रिच ने रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी, डेविड टिलमैन ने क्या किया था, इन्होंने स्पीस एरिया रिलेशनशिप, है ना, वॉन हम्बोल्ट का स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप था, और टिलमैन ने आउटडोर प्लॉट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये चारों चीजें आपको माइंड मैप में मिल जाएंगी, बस ये अलग अलग चैप्टर्स में है, तो इस वजह से फोटो नहीं रखी। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा जो कि मिल गया, 39th, है ना, 39th क्वेश्चन था जो कि हमें मिल गया। आ जाओ आगे, 45 देखो, मैच द लिस्ट 1 फिर 2, देखें इसको भी देखा रखा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये तो कुछ और है। अच्छा ये सारी चीजें भी मैंने बता रखी है कि ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जैकब एमोनॉन में लैकोफ्रान दिया था, हरगोविंद खुराना जो है इन्होंने, मिसल्सन एंड स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन का डीएनए मॉडल दिया था, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड पे काम किया था। तो ये सारा जेनेटिक्स नाम की जो यूनिट है, जेनेटिक्स में आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस
एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन्हीं दो चैप्टर में चारों चीजें मिल जाएंगी, तो ये भी डायरेक्ट आपको माइंड मैप में पड़ेगा। ठीक है, तो ये 40वां क्वेश्चन था शायद हमारे पास, है ना? हाँ, 40वां क्वेश्चन था जो कि माइंड मैप से दिखा। हाँ, 146 देखो। मैंगो जो होता है ड्रू फ्रूट कहते हैं। मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट में आप देखोगे मैंगो का ड्रू फ्रूट होता है। डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, पता नहीं कहाँ पे लिखा है यार। मॉर्फोलॉजी मैं खोल के एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो और कोकोनट का फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। ड्रूप जो है मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से निकलता है, ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा रखा है ना? ये आपको दिखा रखा है कि मैंडो ड्रूप कहते हैं, है ना? रोज में पेरीगाइनस फ्लावर दिखते हैं, है ना? पी में मार्जिनल प्रेजेंटेशन दिखता है और कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये भी मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में सारे आपको मैंने क्या कहते हैं एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो ये 41st क्वेश्चन है जो कि हमें मिला, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्टिस, ये देखो लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट में स्मॉल सर्कुलर आरएनए और राइबोसोम हो जाए, सॉरी डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। तो सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। तो ये भी आपको डायरेक्ट माइंड मैप से मिल जाएगा। ये 40 कहाँ गया, एक सेकंड, 42nd क्वेश्चन है ना? एक डीएनए होता है। कभी कभी आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, है ना? ये क्वेश्चन भी आया था नीट के 2 दिन पहले, ये बच्चे ने पूछा था कि सर सिंगल स्टैंडर्ड होगा कि डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डायरेक्ट मैंने बताया है आपको कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सर्कुलर होगा, ठीक है। सिंगल जो लिखा है एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक डीएनए पाया जाता है ना? एक क्लोरोप्लास्ट में एक ही डीएनए रहता है, 2 3 4 डीएनए नहीं रहते, ठीक है। तो उस वजह से सिंगल लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, वो रहता डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो 47 का आपका थर्ड हो जाएगा। 42 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि माइंड मैप से दिखे आपको, है ना? ये देखो ग्लूट फोर सामने लिखा हुआ है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल, है ना? ग्लूट फोर का फोर्थ हो जाएगा। इंसुलिन क्या है, एंजाइम है, सॉरी, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है ना? ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। कोलेजन क्या है, इंटरसेलुलर क्या कहते हैं इसे, ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये सब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में बायोमोलिक्यूल्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इंसुलिन जो है ये आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, केमिकल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो अलग अलग चैप्टर में ट्रिप्सिन यहाँ पे आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको बीच बीच में दिखेंगे जो कि है ना, दो चीजें हमें अभी तक दिखी ना जो कि आपको डिलीटेड चैप्टर्स देखने को मिले। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये हमारा 43rd क्वेश्चन है जो कि देखने को मिला, है ना? 149 देखो। C3 प्लांट्स में O2 बाइंड करता है रुबिस्को पे, हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, और इसी को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, है ना? तो ये भी मैंने बता रखा है आपको, फोटो रेस्पिरेशन, है ना? तो ये ऑप्शन सही है, ये आपको माइंड मैप में देखने को मिल जाएगा। C4 प्लांट्स में मेसोफिल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल सी सेल्स डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये आपको माइंड मैप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, दूसरा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट ट्रू इज फॉल्स, है ना? सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने ट्रू लगा रखा है, ये स्टेटमेंट गलत है ना? पहला सही है। दूसरे वाले में याद रखना C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है। वैसे मैंने बता रखा है आगे जाके फोटो रेस्पिरेशन वाले प्लांट्स, एक सेकंड रुक जाओ यार, मैंने बता रखा है ना? फोटो रेस्पिरेशन वाला जो वो है, एक सेकंड रुकना। हाँ देखो, ये डायरेक्ट बता रखा है मैंने, फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स ओनली, सिर्फ C3 प्लांट्स में। तो ये चीज बता रखा है, बस मुझे याद नहीं था कि बता रखा है ना? कई चीजें तो ऐसी भी है ना? देखो यहाँ पे देखा हुआ है फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स ओनली, सिर्फ C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन देखा जाता है, ठीक है। तो मतलब दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी उसमें, माइंड मैप में, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा उसमें, मतलब माइंड मैप से पढ़ के। 43 हो गया, 44 आ जाओ। 44 क्वेश्चन। 150, ये आखिरी क्वेश्चन हमारा बॉटनी का, है ना? इसमें से 45 ही करने थे आपको, 5 तो आपका ऑप्शनल आ गया था, है ना? आइडेंटिफाई द स्टेप इन TCA साइकिल, है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो कि C4 साइकिल है बेसिकली, है ना? विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हाँ, ये ऑप्शन आपको मेरे उसमें नहीं देखने को मिलेगा, है ना? इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सक्सेनिक को एंजाइम से सक्सेनिक एसिड जो बनता है, इसमें किसी तरह का ऑक्सीडेशन नहीं है सबस्ट्रेट का, है ना? तो ये आपको माइंड मैप में डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी आपको नहीं देखने को, तो 150 में से हम कितने क्वेश्चन पे पहुंच पाए, 44। देख, सॉरी 50 में से, सॉरी 150 बता रहा हूँ, 50 में से 44 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, प्राउड वाली बात हमारे लिए, है ना? 44 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट माइंड मैप पढ़ने पे मिल सकते थे, है ना? और माइंड मैप पढ़ने को टाइम कितना लगता है माइंड मैप पढ़ने में? आप एक दिन लगा सकते हो, है ना? एक दिन में आप 11 12 दोनों का माइंड मैप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। 44 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फ्रॉम माइंड मैप, ठीक है।
ठीक है, 44 क्वेश्चन 50 में से माइंड मैप। अब हम आएंगे जूलॉजी पे। और जूलॉजी अभी मैंने पूरी तरीके से फोटोज ली नहीं है, तो 10 मिनट रुको, मैं फोटोज लेता हूँ, सेट करता हूँ, इस बार सही से थोड़ा सेट करेंगे फोटो को, है ना। इस तरीके से एक एक फोटो नहीं चेंज करेंगे, सेट करेंगे सही से फोटो को, फिर आप बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम जूलॉजी पे आते हैं, बस 5 मिनट रुको, मैं फिर से आता हूँ। तो फाइनल कंक्लूजन पे आ गए और हमने देखा कि जूलॉजी में 42 क्वेश्चन 50 में से हमें माइंड मैप से दिखे, और बॉटनी में 44 क्वेश्चन 50 में से दिखे, ठीक है। और ये हमने मिनिमम देखा है ना, कई क्वेश्चन हमने हटा दिए, जैसे ही हमें लगा कि ये क्वेश्चन माइंड मैप से नहीं हो पाएगा, हमने हटा दिया, है ना। तो टोटल अगर आप ऐड करोगे 44 और 46, तो 86 क्वेश्चन टोटल हमें माइंड मैप से देखने को मिलेंगे, है ना। और हर क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, और 344 मार्क्स आपको बायोलॉजी में केवल किस चीज से, माइंड मैप से। अगर आपने अच्छे से माइंड मैप को रट लिया और अच्छे से पढ़ लिया, उसको समझ लिया थोड़ा, तो आपको 344 नंबर माइंड मैप से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप 300 की बात कर रहे थे, 320 की बात कर रहे थे, है ना। यहाँ पे 344 नंबर आपको माइंड मैप को, है ना। नीट 2024 की बात हो रही है यहाँ, नीट 2024 में, है ना, 344 मार्क्स आपको माइंड मैप से मिल सकते थे। और माइंड मैप इफेक्टिव है कि नहीं पता चल गया, हाँ बहुत इफेक्टिव है ना। और कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है आपको, अगर माइंड मैप रिवाइज करने हैं तो बहुत ही कम टाइम लगता है। एक दिन में आप 11th का माइंड मैप, एक दिन में 12th का कर सकते हो। अगर बहुत जल्दी है तो आप एक ही दिन में 11 12 दोनों का माइंड मैप रिवाइज कर सकते हो, है ना, सारे चैप्टर्स। तो ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, सबको पता चले कितना बढ़िया है ना। तो पहली बार ही मैंने वीडियो बनाया है इस बार, नहीं तो हर बार मैं छोड़ देता हूँ वीडियो, लेकिन ठीक है। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, 344। रुको, मैं अपने आप को अलग करता हूँ थोड़ा। अब दिख रहा है ना, 344 मार्क्स। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।